कुछ लोगों के लिए सपने सिर्फ नींद की परछाई होते हैं, लेकिन उसके लिए वो सपने भविष्य के दरवाजे हैं। हर रात आंख बंद करते ही वो ऐसे पल देखती है जो अभी आए ही नहीं। किसी की चीख, किसी की मौत, किसी की टूटती हुई जिंदगी। लोग इसे वरदान कहते हैं, मगर उसके लिए ये एक अभिशाप है, क्योंकि भविष्य देख पाना काफी नहीं होता, उसे बदल ना पाना सबसे बड़ी सजा होती है। उसने अपने पिता की मौत पहले ही देख ली थी। वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी उन्हें नहीं बचा पाई। उस दिन के बाद वो दर्द उसे भीतर ही भीतर खाता रहा। हर सांस के साथ, हर खामोशी के साथ उसने सच से भागने की कोशिश की। खुद को समझाया कि ये बस बुरे सपने हैं, वो किसी का भविष्य नहीं जानती। लेकिन सपने लौट लौट कर आते रहे, और हर बार पहले से ज्यादा सच्चे, पहले से ज्यादा क्रूर। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कोई आया, एक ऐसा इंसान जो उसके डर को शब्दों में बयां कर सकता है, जो सपनों से नहीं डरता, क्योंकि वो भी भविष्य देख सकता है, बिल्कुल उसकी तरह। उसकी मौजूदगी ने उसकी सोच को हिला दिया। जहां वो भविष्य से भागना चाहती थी, वहां उसने सिखाया कि भविष्य का सामना कैसे किया जाता है। जहां वो खुद को दोषी मानती थी, वहां उसने उसे जीने की वजह दी। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, अगर दो लोग भविष्य देख सकते हैं, तो क्या वे उसे बदल भी सकते हैं, या फिर जो लिखा जा चुका है वो हर हाल में पूरा होकर रहेगा? क्योंकि कुछ सपने चेतावनी नहीं होते, वे गिनती होते हैं अंत तक पहुंचने की, कि अब आगे क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, जो सिर्फ सामने खड़े एक आदमी को अनजाने में देख लेने भर से उसकी मौत को भाप सकती है। वो बुरी तरह घबरा गई। बेटी की हालत देखकर माँ तुरंत समझ गई कि उसकी बेटी ने फिर से भविष्य देखा है। कांपती आवाज में लड़की ने बताया कि 3 महीने पहले उसने एक सपना देखा था। एक बर्फीली रात वो आदमी गैस स्टेशन पर खड़ा है, सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाई, और अचानक जोरदार धमाका होता है। माँ ये सुनते ही सन्न रह गई, क्योंकि अब तक उसकी बेटी के हर सपने सच साबित हुए थे। दोनों माँ बेटी भागती हुई पार्किंग लॉट पहुंची उस आदमी को रोकने के लिए, लेकिन वो आदमी चिढ़ गया। उसने उनकी बातों को पागलपन समझा। गुस्से में उन्हें जमीन पर धकेल दिया और कार लेकर वहां से चला गया। हांगजू बेबस नजरों से उसकी कार की लाइट्स को दूर जाते हुए देखती रही। हालांकि उसकी माँ ने चालाकी से उस आदमी का लाइटर छीन लिया था, लेकिन हांगजू जानती है इसका कोई फायदा नहीं। उसका सपना पूरा होकर ही रहेगा। अगर उस आदमी को जीना है तो उसे हांगजू की बात माननी पड़ती, लेकिन लाजमी है कि कोई उस पर विश्वास क्यों करता। यही वजह थी कि उसके पिता भी उसकी बात ना मानने की वजह से बेवजह मारे गए थे। हांगजू पहले से सच्चाई जानती थी, फिर भी उन्हें रोक नहीं पाई, और इस बार भी वही हुआ जो उसने सपने में देखा था। उस आदमी की गैस स्टेशन पर धमाके में दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। घर लौटकर हांगजू गहरे सदमे में सो गई। सपने में उसने खुद को अस्पताल में होश में आते देखा, और उसे ये भी पता चला कि उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी है। चीख के साथ उसकी नींद खुली। दिल में उठते बवंडर ने उसे तोड़ दिया। उसकी आंखें कब सूज गई उसे पता ही नहीं चला। उसके सपनों में दिखी हर चीज इतनी साफ और बारीकी से दर्ज होती है, मानो कोई लिख रहा हो। कमरे से बाहर निकलते ही टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अभी अभी हुए एक भयानक हादसे की खबर। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने देखा था। काली शर्ट पहने वो आदमी गैस स्टेशन पर सिगरेट पीते वक्त एक विस्फोट में जलकर मर चुका था। ये जानकर हांगजू बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि वो पागल हो रही है। डर और गुस्से में उसने कैंची उठाई और अपने लंबे बाल काट दिए। माँ ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन हांगजू को डर है कि कहीं उसकी माँ का अंत भी उसी आदमी जैसा ना हो जाए। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और प्यार से कहा कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। उल्टा माँ ने मुस्कुराकर कहा कि छोटे बाल उस पर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इस तरह एक नया दिन शुरू हुआ। उसी दिन हांगजू के घर के सामने नए पड़ोसी आकर बसे, 2 बेहद हैंडसम भाई। जहां माँ बहुत उत्साहित है, वही हांगजू अंदर से घबराई हुई। उसने पहचान लिया था जे चान वही लड़का है जिसे उसने कुछ समय पहले अपने सपने में गले लगाया था। उस बदकिस्मत भविष्य को रोकने के लिए हांगजू ने तय कर लिया कि वो नए पड़ोसियों से दूरी बनाए रखेगी। वो अपनी बेरखुई से जेचान से दूर भागना चाहती है। शुरुआत में उसका प्लान कामयाब रहा। वो बस स्टॉप पर चैन से खड़ी थी, तभी जेचान उसकी ओर बढ़ा
और आकर उसके पास बैठ गया। हांगजू ने सीट बदल ली, लेकिन वो फिर भी उसके पास आ गया। हांगजू को लगा कि वो फ्लर्ट कर रहा है। गुस्से में वो खड़ी हुई और साफ कह दिया कि उसे जेचान में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि जेचान ऐसा सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि पास खड़े स्टूडेंट्स के लिए जगह बन सके। शर्म से लाल होती हुई हांगजू तुरंत बस में चढ़ गई। बस के जाते ही जेचान को एहसास हुआ कि वही लड़की थी जो उसकी पड़ोसी होकर भी इतनी बेरुखी है। उसी दिन जेचान का अपने ऑफिस में बतौर वकील पहला दिन है। खुशी में वो ऑफिस के सामने सेल्फी लेने लगा, ये जाने बिना कि उसके सहकर्मी उसे देख रहे हैं। तभी उसने बोगम की आवाज सुनी। दोनों कभी टीचर और स्टूडेंट थे, लेकिन अब सहकर्मी बन चुके हैं और उनके रिश्ते की करवाहट अभी मौजूद है। जेचान को 13 साल पहले की घटना याद आ गई। बोगम कभी उसका ट्यूटर हुआ करता था। पढ़ाई में जेचान की लगातार गिरती जा रही रिपोर्ट की वजह से उसके पिता से मिलने वाले बोनस के लालच में बोगम ने एक खतरनाक सुझाव दिया, नकली रिपोर्ट कार्ड बनाकर जेचान के पिता को धोखा देने का। उस समय जेचान अपनी क्लास में सबसे नीचे आता था। हर बार जब उसकी रैंक एक पायदान ऊपर जाती तो ट्यूटर को इनाम में 10,000 वॉन मिलते। शुरुआत में जेचान इस गंदे खेल के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब बोगम ने लालच दिया कि वो बोनस की आधी रकम उसे दे देगा तो जेचान का मन डगमगा गया। उसी एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। नकली रिपोर्ट कार्ड की योजना सफल हुई और जेचान के पास इतना पैसा आ गया कि वो अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल खरीद सका। अगर सब कुछ यूं ही शांत रहता तो शायद कोई भी इस सच तक कभी न पहुंच पाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बोगम ने वही मोटरसाइकिल चलाई और एक भयानक हादसा कर बैठा। घबराहट में उसने सारा दोष जेचान पर डाल दिया। इतना ही नहीं, बोगम ने उसे धमकाया कि अगर उसने जुर्म अपने सर नहीं लिया तो वो झूठे सबूत बनाकर साबित कर देगा कि मोटरसाइकिल जेचान ही चला रहा था। उस डरावनी धमकी के सामने जेचान गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। आखिरकार पुलिस आई, उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने में उसकी मुलाकात अपने ही पिता से हुई। पिता ने गुस्से में पूछा कि मोटरसाइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए। जेचान लाख समझाता रहा कि उसने खुद कमाया है, लेकिन पिता ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि उसका बेटा चोरी कर रहा है। गुस्से और घबराहट में जेचान के मुंह से निकल गया कि रिपोर्ट कार्ड नकली है। ये सुनते ही पिता टूट गए। उसी पल जेचान को एहसास हुआ कि उसने अपने पिता का दिल कितनी बुरी तरह दुखाया है। सालों बीत गए, वही जेचान अब एक वकील बन चुका है। एक ऐसा सपना जिसे बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। इस बार उसने ठान लिया कि वो अतीत की गलतियों को कभी नहीं दोहराएगा। उसी शाम जब वो अपनी नई खरीदी हुई कार के पास तस्वीरें ले रहा था, उसकी नजर बोगम पर पड़ी। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि बोगम जिस लड़की के साथ है वो हांगजू है। हांगजू ने जेचान से 2-4 बातें की और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। ये एक डेट है, लेकिन हांगजू का मन कहीं और ही भटका हुआ है। वो लगातार बेचैन है क्योंकि उसकी माँ का फोन नहीं लग रहा। उसे याद है कि घर से निकलते वक्त उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि मोमबत्तियां भी बुझा दी थी। बस एक गलती रह गई, उसने मेन गेट ठीक से बंद नहीं किया था। ये याद आते ही हांगजू डेट को बीच में छोड़कर भागते हुए घर की ओर निकल पड़ी। उसी समय बर्फबारी के बीच एक अजनबी उसकी माँ का पीछा कर रहा है। भारी बर्फ की वजह से हांगजू को टैक्सी नहीं मिली। ये देखकर बोगम ने अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाने के लिए जोर दिया कि वह ऐसे मौसम में भी गाड़ी चला सकता है। तभी हांगजू की माँ का फोन आया। पता चला कि वो दुकान पर अपना मोबाइल भूल गई है और उसे ही लेने वापस गई है। ये सुनकर हांगजू ने राहत की सांस ली। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने मजाक मजाक में बेगम से पूछ लिया कि क्या वो उसकी माँ की रक्षा कर सकता है। बेगम सवाल का मतलब ठीक से समझ तो नहीं पाया, लेकिन तुरंत हामी भर दी। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त एक ही पल की लापरवाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक भयानक दुर्घटना हुई। हांगजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसे होश आया तो सबसे पहला नाम जो उसके जुबान पर था वो उसकी माँ का था। सच जानकर हांगजू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो 10 महीने से ज्यादा समय तक कोमा में रही थी। इसी दौरान उसकी माँ ने इलाज और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए दिन रात काम किया और इसी थकावट के बीच उन्हें स्ट्रोक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। माँ ने घर तक बेच दिया था, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन उनकी बेटी आंखें खोलेंगी। लेकिन हांगजू बहुत देर से जागी। जब उसने माँ की छोड़ी हुई वसीयत पढ़ी तो वह टूट कर बिखर गई।
ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अपने सपने में देखा था। दर्द से उभरने के बाद उसे एक और झटका लगा। कागज में वही इस सड़क हादसे के दोषी साबित कर दी गई थी। अपने लिए इंसाफ पाने के लिए हांगजू ने वकील से जांच में सहयोग मांगा, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ है। बोगाम ने जानबूझकर झूठी गवाही दी थी। उसने हांगजू को पैसेंजर सीट से उठाकर ड्राइवर सीट पर डाल दिया था ताकि पूरा सीन बदल जाए। पुलिस को यही लगा कि गाड़ी वही चला रही थी। हर तरफ से घिरी हांगजू पूरी तरह बेबस हो गई। जिंदगी का बोझ इतना भारी लगने लगा कि उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। वो इमारत की छत पर गई। जेचान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसकी चीख आसमान को चीर गई और तभी उसकी नींद टूट गई। ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन ये सपना इतना असली, इतना पीड़ादायक था कि जेचान का दिल कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये महज सपना था या आने वाले भविष्य की एक चेतावनी। ये परखने के लिए जेचान उसी रेस्टोरेंट पहुंचा जहां हांगजू और बोगम की डेट होने वाली है। वहां पहुंचकर उसका दिल कांप उठा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। हांगजू और बोगाम दोनों वही मौजूद है। जेचान ने बोगाम को वहां से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार वो अपनी कार में बैठकर इंतजार करने लगा, सिर्फ इसी उम्मीद में कि किसी भी तरह उस भयानक हादसे को रोक सके। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी। ये देखकर जेचान का यकीन और पक्का हो गया कि उसका सपना सच हो रहा है। घटनाएं एक एक करके वैसे ही घट रही है। गाड़ी बोगम ही चला रहा है, ठीक वैसा ही जैसे उसने सपने में देखा था। जेचान दोनों का पीछा करता रहा और फिर एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने ही कार से होंगजू की कार को टक्कर मार देता है ताकि उसे रोक सके। टक्कर के बाद जेचान धीरे धीरे कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। होंगजू उसे देखकर हैरान रह गई। जब जेचान ने यह सुनिश्चित कर लिया कि सब सुरक्षित है, तो उसके दिल को सुकून मिला। उसने किस्मत को बदल दिया है। बोगाम गुस्से में आग बबूला है, लेकिन जेचान ने सबके सामने अपना पूरा सपना सुना दिया। बोगाम ने उसे पागल कहकर टाल दिया। वो ऐसी बेतुकी बातों पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन हांगजू चुप है। वो सब कुछ समझ रही है। इन दोनों के सपनों में जो समानताएं हैं, उन्हें सिर्फ वही पहचान सकती है। अगर इस दुनिया में कोई भी जेचान पर भरोसा नहीं करता, तो होंगजू तैयार है। वो अकेले ही उस पर पूरा विश्वास करेगी। ठंडी बर्फबारी के बीच वो धीरे धीरे जेचान के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। बस इतना कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। उन शब्दों ने जेचान के दिल को छू लिया। पुलिस के पहुंचते ही जेचान और हांगजू को अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस में जेचान ने उसे अपने सपने की पूरी कहानी सुनाई। उसे लगा कि हांगजू शायद यकीन नहीं करेगी, लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल उलट थी। हांगजू ने कहा कि उसने भी ऐसे ही अजीब सपने देखे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार जेचान ने हकीकत को बदल दिया। तभी हांगजू ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जो हादसा टल गया है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो किसी और पर जा सकता है। अच्छा या बुरा, अब से चीजें बदलने वाली है। जेचान की वजह से बच जाने के बाद हांगजू धीरे धीरे उसकी ओर खिंचने लगी। हर सुबह वो उन जगह पर जाती जहां से जेचान उसके सपनों में गुजरा था। उसे बस यही उम्मीद रहती कि शायद कहीं वो उसे टकरा जाए। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों की मुलाकात सबवे में हुई। लेकिन जहां हांगजू की आंखों में उत्साह है, वहीं जेचान के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। वो अपने सपनों पर भरोसा नहीं करना चाहता, क्योंकि हर बार जब भी वो सपने में किसी को पीड़ा में देखता, तो उसे बचाने की तीव्र इच्छा होती, और अगर वह असफल रहता तो वह खुद को लगातार दोष देता रहता। हांगजू भी सच्चाई को सहन नहीं कर पा रही। जेचान चाहता है कि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन हांगजू ने मना कर दिया। इतने सालों के बाद पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उसके सपनों को बदल सकता है। जेचान वही खास इंसान है जिसकी तलाश वो बरसों से कर रही थी। उसके साथ ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए हांगजू ने बोगाम से रिश्ता तोड़ लिया। इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पियानो परफॉर्मेंस के दौरान घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत पिता को गिरफ्तार कर लिया। बेटी सुन गुस्से से कांप रही है। उसकी मां को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो बेहोश हो गई। सुन सिर्फ बदला लेना चाहती है। सौभाग्य से एक दोस्त ने समय रहते उसे रोक लिया। सुन जानती है कि उसका पिता शायद कभी अदालत तक नहीं पहुंचेगा। उनका वकील कमजोर है और सामने वाला वकील, जो कि बोगाम है, बेहद चालाक। वो हमेशा कहानी को अपने मुवक्किल के फायदे में मोड़ देता है। एलिवेटर में बेरहमी से पिटने
और 6 पसलियां टूटने के बावजूद बुगाम आसानी से मामले को साधारण मारपीट में बदल सकता है। कानून तभी सख्त होता है जब पीड़िता सजा की मांग करती, लेकिन सुन जानती है उसकी मां को कानून से ज्यादा अपने पति से डर लगता है, इसीलिए वो चुपचाप उसकी हर बात मानती है। फिर भी सुन अपनी मां को आजाद देखना चाहती है। उधर वकील कार्यालय में जेचान इस घरेलू हिंसा के केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कदम पर बुगाम रुकावट बनकर खड़ा है। वो जेचान पर केस बंद करने का दबाव डाल रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मामला जीतने के लिए जेचान ने ओवरटाइम करने का फैसला किया। वो दफ्तर के सारे लंबित मामलों को खुद सुलझाना चाहता है। उसे इस तरह जोश में काम करता देख उसके सहकर्मी तक सोचने लगे कि वो शायद नशे में है, लेकिन असल में जेचान पहली बार अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ रहा है। दिन भर के थकान के बाद जेचान अपने ही टेबल पर सो गया। नींद में उसे एक डरावना सपना आया। उसका छोटा भाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है और वो कुछ भी किए बिना बस खड़ा होकर देख रहा है। ये बेबसी उसे अंदर तक हिला गई। घबराकर उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया। जब पता चला कि वो सुरक्षित स्कूल में है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। हालांकि जेचान का मन अब भी आधा संदेह में है, लेकिन उसके सपने कभी गलत साबित नहीं होते। सच्चाई जानने के लिए वो सीधे हांगजू के घर पहुंचा। उसके चेहरे की बेचैनी देखकर हांगजू समझ गई कि जेचान लगातार भविष्य से जुड़े संकेतों से जूझ रहा है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं। उसे हांगजू से मदद लेनी ही पड़ी, क्योंकि वो भी उसके सपने में आई थी। जेचान नहीं चाहता कि उसकी लापरवाही की वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो जाए। जैसे ही हांगजू ने उस व्यक्ति का नाम सुना, वो चौंक गई। वही नाम उसके सपने में भी था, एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर कातिल बनता है। किसी ने कहा था कि वो अपने बड़े भाई की वजह से इस रास्ते पर चला गया। हांगजू याद करती है, उसने सपने में एक पति पत्नी को झगड़ते देखा था। पति अपनी पत्नी पर हिंसा करता है। उसी दौरान उनकी बेटी सुन और सुंगवान वहां आते हैं। सुन के पिता को रोकने की कोशिश में सुंगवान से गलती हो जाती है और वो उन्हें बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। जेचान समझ गया। उसकी आशंका और गहरी हो गई। दोनों तुरंत उस अपार्टमेंट की ओर भागे जहां ये सब होने वाला है। उसी समय सुनवांग सुन के साथ है और जब उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई ही उसका वो मूर्ख वकील है जो उसकी मां को इंसाफ नहीं दिला पा रहा, तो उसके भीतर निराशा भर गई। जेचान बार बार अपने भाई को फोन करता रहा, लेकिन सुंगवान ने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। किसी भी कीमत पर उसे रोकने के लिए जेचान और हांगजू ने एक कदम आगे रहने की सोची। जेचान लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया ताकि अपने भाई को रोक सके, जबकि हांगजू ने पूरे अपार्टमेंट के लोगों का ध्यान खींचने के लिए फायर अलार्म बजा दिया और साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी। यही झूठा अलार्म उस भयानक भविष्य को बदलने की वजह बन गया। सुंगवान किसी अपराध में नहीं फंसा, लेकिन अपने भाई के भीतर छिपे गुस्से और हिंसा को देखकर जेचान ने एक अहम फैसला किया कि वह हर हाल में उस जालिम पिता को अदालत तक पहुंचाएगा। अचानक मौके पर जो पुलिस अधिकारी पहुंचा, वो जेचान का दोस्त गुटाक है, जो उस दिन भी उसके साथ मौजूद था जब जेचान ने जानबूझकर हांगजू की कार का एक्सीडेंट किया था। और उसी रात से वो भी अजीब सपने देखने लगा था, बिल्कुल जेचान और हांगजू की तरह। जब गुटाक ने हादसे वाली लड़की को वहां देखा तो वो सब समझ गया। सुन के पिता की हिंसा से बचाने के लिए हांगजू ने सुन और उसकी मां को अपने घर में रहने का न्योता दिया। उस रात जब जेचान अपने कमरे में लौटा तो उसे अपने पिता की याद आने लगी। उसके पिता सख्त थे, लेकिन अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे। वे बस चाहते थे कि जेचान एक बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन उसे हमेशा मेहनत से पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। पिता ही उसका सबसे बड़ा सहारा थे। लेकिन एक दिन जब उसके पिता बाजार गए, उन्होंने एक हथियारबंद अपराधी को पकड़ने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके साहस ने जेचान को अंदर से और मजबूत बना दिया। उसी वजह से आज वो हर मुश्किल का सामना कर पा रहा है। अगली सुबह दफ्तर जाते वक्त जेचान ने हांगजू को उसका इंतजार करते देखा। कार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हांगजू ने उसे जीतने वाले लॉटरी का नंबर बता दिया। जेचान ने उसके सामने तो बेपरवाही दिखाई, लेकिन वहां से जाने के बाद वो बार बार उस लॉटरी के नंबर को मन ही मन दोहराता रहा। शायद भविष्य पहले से जान लेने की वजह से जेचान में आज एक अलग आत्मविश्वास आ गया है। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने खुलकर अपनी बात रखी। जब बॉस ने केस बंद करने का आदेश दिया तो जेचान ने साफ इनकार कर दिया।
उसके पास मौजूद हर सबूत यही साबित करता है कि सुनवू का पिता एक अपराधी है। गुस्से में बॉस ने जेचान को दफ्तर से बाहर निकाल दिया। पूरे ऑफिस में यह खबर फैल गई। ज्यादातर लोग उसके साहस की तारीफ करते रहे, लेकिन कुछ को अफसोस भी हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद जेचान की नौकरी अब खतरे में है। इसी उथल पुथल के बीच जेचान अचानक उस इंसान से टकराया जिसकी उसने जान बचाई थी। गुटाक उसे धन्यवाद देने के लिए दूर से ही उसे ढूंढता हुआ आया और उसे डिनर पर अपने साथ आने को कहा। संजोग से गुटाक जिस रेस्टोरेंट में जेचान को डिनर पर ले गया वो हांगजू का ही है। हांगजू को गुटाक के साथ हंसते बोलते देख उसे हल्की सी जलन हुई, लेकिन उसे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने वहां अपने छोटे भाई सांगवान को काम करते देखा। असल में सांगवान सुन को प्रभावित करना चाहता है, इसीलिए वहां पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है। जेचान समझ गया कि आज की यह मुलाकात उतनी साधारण नहीं होने वाली। गुटाक के पास भी अब भविष्य देखने की अजीब ताकत आ चुकी है। अपनी क्षमता को परखने के लिए उसने जानबूझकर अपने सीनियर के साथ खाना खाने से मना कर दिया और उसकी जगह जेचान को बुला लाया। रेस्टोरेंट में बैठने की जगह से लेकर टेबल पर रखे खाने तक सब कुछ वैसा ही है जैसा गुटाक ने अपने सपने में देखा था। गुटाक को याद था कि अगर सपना बिल्कुल सही है तो 5 सेकंड के भीतर एक खास मेहमान आने वाला है। तभी अचानक दरवाजा खुला और सबकी आंखों के सामने बुगाम अंदर आया। वो जानता है कि सुनवू और उसकी माँ यहीं रह रही है, इसीलिए वो सीधे वहीं पहुंच गया। जेचान उसे देखकर चौंक गया, लेकिन गुटाक शांत है क्योंकि ये उसके सपने का हिस्सा है। वो बड़े ध्यान से देख रहा है कि उसकी वजह से हकीकत में क्या क्या बदलाव आते हैं। रेस्टोरेंट का माहौल अचानक भारी और तनावपूर्ण हो गया। बुगाम सुनवू और उसकी माँ को धमकाने आया है। उसने साफ कहा कि अगर माँ तलाक चाहती है तो पति एक भी पैसा नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि सुनवू की विदेश में पढ़ाई करने का सपना टूट जाएगा। उसकी प्रतिभा और उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाए। बुगाम की बातें सुनकर वो डगमगा गई। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा गुटाक ने अपने सपने में देखा था। उसे डर लगने लगा कि अब वो भयानक पल आने ही वाला है। गुटाक के सपने में सुनवू गुस्से और बेबसी में चॉपस्टिक से अपने ही हाथों को नुकसान पहुंचा देती है। हालात उसी और बढ़ रहे थे। तभी अचानक जेचान ने जोर से मेज पर हाथ मारा ताकि सबका ध्यान उसकी ओर जाए। उसने पूरी बात चुपचाप सुन ली। एक वकील के तौर पर उसने साफ कहा कि यह मामला घरेलू हिंसा नहीं बल्कि जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का है। चाहे सुनवू की माँ कितनी भी रोई गिड़गिड़ाए, वो इस केस को आखिरी दम तक लड़ेगा। जेचान ने कहा कि उसने आरोपी के माफीनामे पढ़े हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं बदलता। उसने साफ ऐलान किया कि वो सुनवू के पिता को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। फिर वो सुनवू और उसकी माँ की ओर मुड़ा और उन्हें शांत रहने को कहा। उसने भरोसा दिलाया कि वो उस पर विश्वास करे। जेचान की सच्चाई और दृढ़ता ने सुनवू का दिल छू लिया। आखिरकार उसने चॉपस्टिक नीचे रख दिया। पीछे खड़ा गुटाक ये सब देखकर हल्की सी मुस्कान मुस्कुरा उठा। उसने सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया था और उसी ने उस डरावने भविष्य को टाल दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद जेचान को समझ आया कि गुटाक ने उसे वहां यूं ही नहीं बुलाया था। उसका जरूर कोई मकसद था। जब जेचान ने पूछा तो गुटाक ने हंसते हुए कहा कि वो तभी बताएगा जब जेचान उसे फिर से खाना खिलाए। मजबूरी में जेचान उसे एक कन्वीनियंस स्टोर ले गया और स्नैक्स खिलाए, लेकिन गुटाक इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार जेचान ने सीधे सवाल पूछा। तब गुटाक ने बताया कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसका सपना सच बन गया। जेचान ये जानकर हैरान रह गया कि गुटाक भी भविष्य के सपने देखता है। सिर्फ गुटाक ही नहीं, जेचान और हांगजू भी ऐसे सपने देख सकते हैं। जेचान ने गुटाक की जान इसीलिए बचाई थी क्योंकि उसने भविष्य देख लिया था। अब गुटाक को शक होने लगा, क्या ये कोई फैलने वाली बीमारी है? तीनों ने कई वजह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सही नहीं लगा। बस एक बात साफ है, ये सपने तब शुरू हुए जब उनकी जान बचाई गई। अच्छे नजरिए से देखे तो ये एक वरदान है, क्योंकि इन सपनों की मदद से वो आने वाली बुरी घटनाओं को रोक सकते हैं। सबसे अलविदा लेकर जेचान अंधेरा होने के बावजूद दफ्तर वापस चला गया। उसने तय कर लिया कि वो इस केस से जुड़ी हर फाइल को ध्यान से पढ़ेगा। अगली सुबह सहकर्मी यह देखकर चौंक गए कि वो घर गया ही नहीं। उसने अपने सीनियर को भी खींचकर घटनास्थल पर बयान के लिए ले गया। एक और थका देने वाला दिन बीत गया। उसी बस में हांगजू जेचान का इंतजार कर रही थी। लगातार काम की थकान में उसे पता भी नहीं चला कि कब वो उसके कंधे पर सो गया।
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब हांगजू के दिल में सिर्फ वही है। वो हर दिन देखती है कि जेचान कितनी मेहनत और ईमानदारी से लड़ रहा है और ये देखकर उसे सुकून मिलता है। आज घरेलू हिंसा के केस की जांच का आखिरी दिन है, इसीलिए जेचान पहले से कई ज्यादा संकल्पित नजर आ रहा है। पूछताछ कक्ष में जेचान पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। उसकी आवाज सख्त है, तर्क मजबूत है और हाव भाव ऐसे है कि सामने वाला खुद को बचा ही ना पाए। लेकिन ये सब असल में पूछताछ नहीं, बल्कि ये तो आखिरी टकराव से पहले की एक रिहर्सल भर है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि कांच के उस पार उसके सहकर्मी उसे ध्यान से देख रहे हैं। फिर भी उसका जोश और ईमानदारी सबका नजरिया बदल रही है। मामले से जुड़े गवाहों को बुलाया गया। माहौल भारी हो गया। तभी अचानक गुटाक का फोन आया। उसने जेचान से कहा कि वह खुद उस जालिम पति से पूछताछ ना करे, बल्कि ये काम अपने सीनियर को सौंप दे। वजह यह है कि हांगजू के सपने में अगर जेचान पूछताछ करता है तो वो आदमी निर्दोष छूट जाएगा। वहीं गुटाक के सपने में वो पति गिरफ्तार तो होगा, लेकिन तब जब पूछताछ कोई और अधिकारी करेगा। दोनों सपनों की घटनाएं एक सी है, बस नतीजे अलग है। ये सुनकर जेचान दुविधा में पड़ गया, क्योंकि जिस अपराधी को केस सौंपा जाना है उसके बोगम से काफी नजदीकी रिश्ते हैं। उसे डर है कि उसकी सारी मेहनत कहीं बेकार न चली जाए, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं। ये एक बड़ा जुआ है जिसे उसे खेलना ही है। जैसे ही पूछताछ करने वाला बदला, बोगाम के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि मुस्कान फैल गई। उसे लग रहा है कि बाजी अब उसके हाथ में है। पूछताछ शुरू हुई। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा गुटाक और हांगजू ने देखा था। सुनवो के पिता ने गवाहों के सामने भी अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया। बोगाम ने कहानी को अपने मुवक्किल के फायदे में मोड़ना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि सुनवो की मां ने 10 मिलियन वॉन पाने के लिए झूठा हिंसा का नाटक रचा है। उसने रेस्टोरेंट में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पेश कर दी, जो सुनवो के पिता के पक्ष में जाती दिख रही है। इन सबूतों को देखकर जांच अधिकारी भी बोगाम की कहानी पर भरोसा करने लगा। गवाह असहज हो गए। जेचान भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसे लग रहा है कि वो आदमी फिर से सजा से बच निकलेगा। वो अब और चुप नहीं रह पा रहा। तभी अचानक पूछताछ अधिकारी का रवैया बदल गया। उसने एक साधारण सा सवाल पूछा, जब सुनवो की मां बेहोश होकर गिरी तो उसके पति ने सबसे पहले क्या कहा था? सबने एक ही जवाब दिया, मैंने उसे नहीं मारा। यही वो पल था जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। अगर वो आदमी सच में अपनी पत्नी और बच्चे से प्यार करता तो बेहोश पत्नी को देखकर सबसे पहले उसकी ओर दौड़ता, ना कि खुद को बचाने की सफाई देता। यही एक वाक्य उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत बन गया। अब जेचान को भी ये अहम बात साफ दिखने लगी। वो आगे बढ़ा और पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनवो के पिता पर गंभीर हिंसा का आरोप लगाया। सारे सबूत सामने रख दिए, यहाँ तक कि उस पल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश कर दी जब सुनवो की मां जमीन पर गिरी थी। जेचान ने चेतावनी दी कि अगर वो आदमी अब भी झूठ बोलता रहा तो यही झूठ अदालत में उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। बोगाम ने बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर है। डर के मारे सुनवो का पिता टूट गया और उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। आखिर में वही हुआ जो सपने में देखा गया था। सुनवो को न्याय मिला और केस सफलतापूर्वक हल हो गया। इधर पिछले कुछ दिनों से हांगजू को बार बार डरावने सपने आ रहे हैं। सपनों में वह खुद को जंगलों के बीचों बीच बेहोश पड़ी देखती। भागने के बाद भी उसे लगता जैसे वो अब भी सपना देख रही हो। यह एहसास उसे भीतर तक डरा देता है, लेकिन हर सुबह उसकी माँ की आवाज़ उसे इस डर से बाहर खींच लाती। उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो हर दिन उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती। हर सुबह हांगजू उसी पुराने कैफे में जाकर जेचान का इंतजार करती। एक दिन जेचान ने उससे पूछ ही लिया कि वो क्या करती है और उसके पास हर दिन इतना समय कैसे होता है। हांगजू ने सच बताया, वो नहीं जानती कि वो रिपोर्टर की नौकरी पर लौट पाएगी या नहीं। काम करना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि उसके सपने फिर सच ना हो जाए। उधर उसकी माँ को कमरे की सफाई करते वक्त नौकरी पर लौटने का आवेदन मिला। वो निराश हो गई। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी के फैसलों के खिलाफ है, बस उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी फिर किसी खतरे में ना पड़ जाए। पहले हांगजू ने तय कर लिया था कि वो अब काम नहीं करेगी, लेकिन जेचान से मिलने के बाद उसके मन में उम्मीद जागी। वो भविष्य बदल सकती है और यही सोच हांगजू को आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। फिर भी माँ नहीं मानी। वो हर हाल में उसे सुरक्षित रखना चाहती है। तभी अचानक 2 पुलिस अधिकारी घर आए, गुटाक और उसका सीनियर। गुटाक हांगजू से मिलना चाहता है,
इसीलिए उसने बहाना बनाया कि वो बारबेक्यू खाने आया है। बात करते करते वो टेबल साफ करने लगा और अपने मन की बातें साझा करने लगा। उसने कहा कि वो तीनों लोग एक ऐसा अजीब सपना देखते हैं जो कोई सामान्य बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई कारण है। अब गुटाक ये समझ पाता है कि ये सपने काम कैसे करते हैं, तो शायद वो भविष्य में होने वाली बुरी घटनाओं को पहले ही रोक सकता है। इसी बीच हांगजू ने जिज्ञासा से पूछा, अगर कभी तुम्हें अपनी ही कुर्बानी का सपना आया तो क्या करोगे? गुटाक ने बिना सोचे जवाब दिया, तो मैं उस भविष्य को ही बदल दूंगा। ये जवाब हांगजू को बहुत सुकून दे गया, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल खुश नहीं। उसने गुस्से में दोनों पुलिस वालों को डांट कर बाहर निकाल दिया। उनके जाने के बाद जेचान और उसके साथी भी वहां पहुंचे। ज्यादातर लोग सिर्फ जिज्ञासा में आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि हांगजू आखिर कैसी लड़की है और जेचान उसके प्रति इतना आकर्षित क्यों है। खाने से पहले सबने हाथ पकड़कर प्रार्थना की, लेकिन वही एक केस को लेकर बहस छिड़ गई। एक पक्ष का मानना है कि उस व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए जिसने नशे में गाड़ी चलाने वाले को चाबी दी थी। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो व्यक्ति दोषी तो नहीं है। जेचान किसी भी पक्ष से सहमत नहीं। दोनों की दलील अपनी जगह सही है। उसे सही फैसला करने के लिए सोचने की जरूरत है। तभी हांगजू बियर लेकर आई। उसने हंसते हुए कहा, खाना खाने से पहले जबरदस्ती प्रार्थना करना धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। कोरिया में सिर्फ 20% लोग ईसाई है। ऐसे में यहाँ बैठे 4 लोगों का एक साथ ईसाई होना, इसकी संभावना बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ कोई न कोई अपने धर्म को लेकर झूठ बोल रहा है। उसने ये भी कहा कि जेचान का खुलकर ये कहना कि वो ईसाई नहीं है, कायरता नहीं बल्कि साहस है। ये बात सुनकर सभी लोग हांगजू की समझदारी से प्रभावित हो गए। जब जेचान की टीम ऑफिस लौटी तो बॉस को पता चला कि हांगजू वही मशहूर रिपोर्टर है जिसने कभी बड़े अपराधियों के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया था। बस किसी को ये नहीं पता कि उसने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी थी। शाम को घर लौटते वक्त हांगजू ने देखा कि तला हुआ चिकन बेचने वाला दुकानदार बिल्लियों को खाना खिला रहा है। हांगजू से बात करना चाहती थी, लेकिन बहुत थकी होने की वजह से चुपचाप आगे बढ़ गई। उसी रात हांगजू को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि यूनिवर्सिटी में कैंडल लाइटिंग इवेंट के दौरान भयानक आग लगने वाली है और उसमें एक महिला कैफे कर्मचारी की मौत हो जाएगी। इस हादसे को रोकने के लिए वो आग बुझाने वाला यंत्र लेकर दौड़ी। गैस में आग लगने से पहले ही उसने आग पर काबू पा लिया, लेकिन छात्रों ने गलत समझ लिया कि वो उनकी मस्ती बिगाड़ रही है और गुस्से में उसे दौड़ा दिया। जेचान ने भी यह सपने में देखा था, इसलिए वो समय पर वहां पहुंच गया और हांगजू को बचा लिया। उसके साथ होने से हांगजू को फिर से अपने पेशे में लौटने का हौसला मिला। जब हांगजू की माँ ने अपनी बेटी का यह दृढ़ निश्चय देखा तो उनका मन थोड़ा पिघला। उन्होंने जेचान से बात की और कहा कि वो उसकी रक्षा करे, क्योंकि वही उसका भविष्य बदल सकता है। आखिरकार उसने अपनी बेटी को फिर से रिपोर्टर बनने की अनुमति दे दी। हांगजू बहुत खुश है। उसका काम पर लौटने का आज पहला दिन है। कंपनी के दरवाजे पर खड़ी वो घबराई हुई है। तभी जेचान आया और उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले गया। इससे हांगजू को बहुत हिम्मत मिली, लेकिन नई यूनिफॉर्म देखते ही उसे फिर से वही डरावना सपना याद आ गया। फर्क बस इतना है कि अब वो अकेली नहीं है। जहाँ हांगजू को सहारा मिल गया, वहीं उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए हालात बदतर हो गए जिसकी उसने जान बचाई थी। सोरान के तीसरे भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे डरावनी बात यह है कि गाड़ी उसका बड़ा भाई चला रहा था। बड़े भाई ने शव के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए पोस्टमार्टम भी करवाने नहीं दिया। परिवार की असहमति की वजह से जांच आगे नहीं बढ़ पाई। दाह संस्कार के बाद बड़ा भाई बीमा राशि लेकर फरार हो गया। शक होने पर वकील पक्ष ने तुरंत उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वो आदमी सिहुन जल्दी से सारे पैसे निकालकर वकील बोगाम के पास पहुंचा। उसने खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की। रोने धोने का नाटक भी किया, लेकिन बोगाम ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानता है। जांच के बाद उसे साफ समझ आ गया कि सिहुन ने ही अपने भाई को बीमा के पैसे के लिए मारा है। बोगाम इस आदमी की मदद तो नहीं करना चाहता, लेकिन पैसे की चमक ने उसकी आंखें बंद कर दी। अगर वो सिहुन को सजा से बचा देता है तो ये सारी रकम उसकी हो जाती है और यहीं से एक और अंधेरा खेल शुरू होने वाला है। जेचान ने अपने सपने में खुद को हांगजू के साथ डेट करते हुए देखा। दोनों साथ बैठकर वही न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं जिसे हांगजू ने बनाया है। रिपोर्ट बीमा के पैसों के लिए की गई एक हत्या पर थी, जिसकी जांच वकील पक्ष कर रहा है। आज लंबे समय बाद हांगजू का काम पर आधिकारिक रूप से पहला दिन है। रिपोर्ट के लिए सही विषय चुनना बहुत जरूरी है। इसी वजह से
हांगजू हर जगह जाकर खबरें तलाश रही है। उसने सबसे पहले उस पेट्रोल स्टेशन जाने का फैसला किया जहां गुटाक काम करता है। वहां पहुंचते ही तीनों बातें करने लगे और इसी में हांगजू अब तक कोई विषय तय नहीं कर पाई है। तभी उसके सीनियर का फोन आया। हांगजू समझ नहीं पा रही कि क्या जवाब दे। तभी गुटाक ने उसे एक केस सुझाया। हाल के दिनों में आवारा बिल्लियों को बीमा के पैसे के लिए मारने का मामला तेजी से बढ़ रहा है। ये एक सिलसिलेवार हत्याएं हैं जिनमें बिल्लियों को साइनाइड देकर मारा जा रहा है। हांगजू जानवरों पर रिपोर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसके सीनियर को ये केस बेहद चौंकाने वाला लगा। इसीलिए आदेश के तहत हांगजू को ये केस लेना ही पड़ा। उधर वकील कार्यालय में बीमा के पैसों के लिए की हुई हत्या पर चर्चा चल रही है। अचानक जेचान को पिछली रात का सपना याद आया। उसने घबराकर पूछा कि क्या आरोपी का नाम कांग है। वहां मौजूद बाकी सभी लोग हैरान रह गए। सब कुछ बिल्कुल उसके सपने जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि केस में मरने वाला व्यक्ति सोरान का भाई है। इसका मतलब यह है कि सोरान भी खतरे में हो सकती है। मामला ऊपर से आसान लग रहा है, लेकिन आरोपी का वकील बोगाम है। यह बात सभी को परेशान कर रही है। हालांकि सारे सबूत सिहुन के खिलाफ है, फिर भी जेचान को इस मुकदमे को लेकर बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उसे डर है कि कहीं सिहुन सजा से बच न जाए। इस केस में वकील पक्ष की ओर से शिंजे मुकदमा लड़ रही है। सुनवाई शुरू होते ही उसने सिहुन के खिलाफ ढेर सारे सबूत पेश किए। सबसे पहले उसने 31 से ज्यादा बीमा पॉलिसियों के कॉन्ट्रैक्ट दिखाए। हर महीने सिहुन को 4 मिलियन वॉन से ज्यादा की किश्त देनी पड़ती थी। उसने साबित किया कि सिहुन ने जानबूझकर सड़क दुर्घटना की साजिश रची ताकि अपने भाई की हत्या कर बीमा का सारा पैसा हासिल कर सके। उसने 7 बीमा कंपनियों में झूठी रिपोर्ट भी दी, ये कहते हुए कि यह सिर्फ एक हादसा था। इन सब सबूतों के बाद शिंजे को लगा कि उसने सिहुन को पूरी तरह घेर लिया है, लेकिन बोगाम से जीतना इतना आसान नहीं। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे आरोपों को नकार दिया और अपने मुवक्किल को बेगुनाह बताया। दोनों पक्षों की बात सुनकर जज ने एक और सुनवाई की तारीख रख दी। इसी दौरान जेचान को एक और सपना आया जिसमें उसने देखा कि हांगजू का पीछा एक हत्यारा कर रहा है। वो बहुत घबरा गया। उसने हांगजू को बुलाकर अपने सपने के बारे में बताया और पूछा कि वो इन दिनों किन मामलों पर रिपोर्ट कर रही है। जब उसे पता चला कि वो सिर्फ बिल्लियों के केस पर काम कर रही है तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर भी उसने हांगजू से एक वादा मांगा, अगर कभी उसे ऐसे खतरे का सामना करना पड़े जो जेचान ने सपने में देखा है तो उसे समय और जगह जरूर बतानी होगी ताकि जेचान उसे बचा सके। अगले दिन मुकदमे की सुनवाई फिर शुरू हुई। वकील कार्यालय के सभी लोग नतीजे देखने आए हैं। वकील शिंजे ने सिहुन के फोन की तलाशी से मिले सबूत पेश किए। जिस दिन उसका भाई मरा था उस दिन सिहुन ने अपने फोन पर कुछ खास चीजें सर्च की थी। उसकी गूगल की सर्च हिस्ट्री साफ बताती है कि उसकी असली मंशा क्या थी और उसने अपराध का रास्ता कैसे तय किया। अगर शव का पोस्टमार्टम ना हो तो सिन्हू का अपराध कभी उजागर ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसने किसी तरह पोस्टमार्टम से बचने की कोशिश की और अपने भाई का जल्द से जल्द दाह संस्कार करवा दिया। उसने ये भी सर्च किया कि मौत के बाद बीमा का पैसा कैसे लिया जाए। आखिरकार उसने अपने ही भाई की जान लेकर 2.5 अरब वॉन का बीमा हासिल किया है। लेकिन बोगाम ने इन बातों को बिल्कुल अलग ही कहानी बना दी। उसने कहा कि सिहुन अपने भाई के शरीर को सुरक्षित रखना चाहता था, इसीलिए उसने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। आर्थिक परेशानी की वजह से वो लंबा अंतिम संस्कार नहीं कर सका और इसीलिए दाह संस्कार करवाया। जहाँ तक बीमा के पैसों की बात है तो वो उसके भाई का परिवार के लिए छोड़ा गया आखिरी तोहफा है। शिंजे को लग रहा है कि अब शिहुन को दोषी ठहराना मुश्किल है। उसने डैश कैम की एडिट की हुई फुटेज दिखाई और शक जताया कि इसे अपराध छिपाने के लिए बदला गया है, लेकिन बोगाम के पास इसका भी जवाब तैयार है। उसने कहा कि सिहुन और मृतक सगे भाई थे। अगर सिहुन फुटेज मिटाना चाहता तो वो आसानी से ब्लैक बॉक्स ही तोड़ देता। वीडियो में दोनों की आवाजें अलग अलग हैं, इसीलिए ये फुटेज सिहुन को दोषी करार देने के लिए काफी नहीं है। मुकदमे की शुरुआत से ही ये साफ हो गया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। जिस दिन सिहुन की मुलाकात वकील बोगाम से हुई थी उसी दिन उसने एक चौंकाने वाली सच्चाई कबूल कर ली थी। उसने साफ कहा था कि उसके भाई की मौत किसी सड़क हादसे से नहीं बल्कि उसने खुद उसे जहर देकर मारा था। यही कबूलनामा बोगाम के लिए आखिरी चाल साबित हुई। अदालत में उसने ऐसे सबूत पेश किए जिनसे ये साबित किया जा सके कि मौत कार एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। बचाव कर्मियों की गवाही के आधार पर
बोगाम की दलील बिल्कुल तर्कसंगत लग रही है, क्योंकि शव पर खून की मात्रा और शरीर का तापमान किसी दुर्घटना में मरे वकील जैसा नहीं था। उधर दूसरे पक्ष ने सिहुन पर घातक दुर्घटना का मुकदमा चलाया था, लेकिन कानून के अनुसार अगर सबूत 99% पुख्ता भी हो और सिर्फ 1% संभावना ये हो कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी, तो आरोपी को निर्दोष माना जाएगा। बोगाम की तेज दलीलों के आगे जज को सबके सामने सिहुन को बाइज्जत बरी करना पड़ा, लेकिन जेचान ये फैसला स्वीकार नहीं कर पाया। उसके दिल को यकीन है कि सच्चाई कुछ और है। उसने केस को दोबारा गहराई से जांचने का फैसला किया। उस दिन जेचान के सपने में हांगजू पर खतरा मंडरा रहा था। वो घबराकर उसे फोन करता है। जब ये पक्का हो जाता है कि वो सुरक्षित है, तब जेचान अपने काम पर ध्यान लगा पाता है। जेचान के सपने में सिहुन को जहर देकर अपने भाई की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार होते दिखाया गया था। सीनियर अफसर चोय सांग को भी उस दिन एक बात अजीब दिखी थी। जब वो शव के पास आया था, तब खून का रंग लाल से हरा पड़ चुका था। ये जहर दिए जाने का साफ संकेत था। उसी समय सियोन दुकान पर अपने भाई का इंतजार कर रही है। वो अदालत में भी मौजूद थी। जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे यकीन हो गया था कि उसमें आवाज़ उसके तीसरे भाई की नहीं, बल्कि बड़े भाई सिहुन की ही थी। इत्तेफाक से उसी इलाके में गुटाक और हांगजुन भी मौजूद थे। वे बिल्लियों को जहर देने वाले मामले की जांच कर रहे हैं। गुटाक को माहौल कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो पहले दुकान के अंदर गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिहुन वहां छिप कर बैठा हुआ है। अचानक सिहुन ने गुटाक पर चाकू से हमला कर दिया। गुटाक वहीं गिर पड़ा। हांगजू ने जैसे ही अपने दोस्त को खतरे में देखा, वो बिना सोचे सिहुन पर टूट पड़ी। उसने सियोन का हाथ पकड़ा और वहां से भाग गई, लेकिन सिहुन ने हार नहीं माना। वो दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए छत तक पहुंच गया। ठीक उसी पल जब हालात सबसे ज्यादा खतरनाक थे, जेचान वहां पहुंच गया, जैसे कोई फरिश्ता हांगजू को बचाने आया हो। दोनों आदमियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अपनी ताकत से जेचान ने सिहुन को गिरा तो दिया, लेकिन अगले ही पल सिहुन उस पर भारी पड़ गया। गुस्से से पागल सिहुन ने जेचान के चेहरे पर लगातार वार किए। तभी पुलिस समय पर आ गई। सिहुन को गिरफ्तार कर लिया गया। जेचान सबसे पहले हांगजू के पास गया और उसे यकीन दिलाया कि अब सब ठीक है। अगली सुबह सर्जरी के बाद गुटाक की आंख खुली। शरीर दर्द से भरा है, लेकिन उसका दिल सिर्फ हांगजू की सलामती को लेकर बेचैन है। शुक्र है कि सब सुरक्षित है। जेचान जब दफ्तर लौटा तो सहकर्मियों की आंखों में उसके लिए सम्मान है। सिहुन की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा श्रेय उसी को मिलता है, इसीलिए उसके सीनियर ने पूरे केस की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। इंटरोगेशन रूम में जाते हुए जेचान की मुलाकात बोगाम से हुई। जेचान हैरान है कि बोगाम अपने मुवक्किल का बचाव क्यों नहीं कर रहा, जबकि सिहुन उसे मोटी रकम देने को तैयार था। बोगाम ने बस इतना कहा, मैं ऐसे दाव में हिस्सा नहीं लेता जिसे जीता न जा सके। जाने से पहले उसने जेचान से कहा कि सिहुन को बता देना, अब चाहे वो कुछ भी कर ले, सजा से नहीं बच पाएगा। जब सिहुन को पता चला कि उसके वकील बोगाम ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो वो पूरी तरह टूट गया। बिना वकील के उसने पूछताछ में सहयोग करने से इनकार कर दिया। देश भर में इस केस की खबर फैल गई और सिहुन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। गुटाक के गंभीर रूप से घायल होने के बाद हांगजू खुद को लगातार दोष दे रही है। उसे लगता है कि अगर वो बिल्लियों के जहर वाले केस के पीछे न पड़ती तो गुटाक को चोट न लगती। वो बाहर से कुछ नहीं कहती, लेकिन जेचान ने सपने में उसे पार्क में अकेले रोता देखा, इसीलिए वो चुपचाप टिश्यू लेकर उसके सामने बैठ गया। हांगजू का अपराध बोध और दूसरी तरफ जेचान खुद को भी दोषी मान रहा है, क्योंकि उसी ने गुटाक को हांगजू की रक्षा के लिए भेजा था। लेकिन उसी वजह से हांगजू आज सुरक्षित भी है। शायद गुटाक भी ये सोचकर खुद को भाग्यशाली मान रहा हो। जब जेचान ने हांगजू को रोते देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसने नकली रिपोर्ट कार्ड बनाई थी और उसके पिता निराश हो गए थे। तब उसके पिता के एक साथी ने कहा था, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे से सब ठीक किया जा सकता है। आज वही बात वो हांगजू से कह रहा है। आज कई दिनों बाद गुटाक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुटाक ने कुछ दिनों के लिए हांगजू के घर पे रहने की बात कही। ये सुनकर जेचान चौंक गया, लेकिन हांगजू ने बिना सोचे हाँ कर दी। आखिर गुटाक ने उसकी जान जो बचाई है, जेचान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। और उसी शाम जब उसका भाई सांगवान घर लौटा तो पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। असल में ये उस कुत्ते की वजह से हुआ जिसे गुटाक ने कुछ दिनों के लिए जेचान को रखने के लिए कहा था। उसी समय जेचान बस चुपचाप बैठा हांगजू को ग्रिल्ड मीट खाते हुए खुशी से देख रहा है। तभी गुटाक का फोन आया
और उसने जेचान को आदेश दिया कि वो मीट के साथ खाने के लिए कुछ और खरीद लाए। जेचान मन ही मन झुंझला रहा है, लेकिन गुटाक की बात टाल भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, गुटाक ने हांजू को भी कुछ निजी सामान खरीदने भेजा। मजे की बात यह है कि वो फोन पर बैठकर दोनों से अपने काम करवा रहा है। आखिरकार ढेर सारा सामान लेकर दोनों वापस लौटे। जेचान ने हांगजू का सामान उठाने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे किसी का एहसानमंद नहीं बनना। ये बात जेचान को चुभ गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लिए भी यही कहोगी? ये सुनते ही हांगजू शर्मा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। कार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जेचान उसे चूमने ही वाला था कि सीट बेल्ट बीच में आ गई और उस अजीब पल से बचने के लिए जेचान ने जानबूझकर दूसरी बात छेड़ दी ताकि माहौल हल्का हो जाए। लेकिन अचानक हांगजू ने खुद आगे बढ़कर उसे चूम लिया। दरवाजे के सामने जेचान बिल्कुल जड़ हो गया। खुद हांगजू को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। जब जेचान खुशी खुशी घर लौट रहा था, तभी उसे एक लिफाफा मिला जिसमें ढेर सारे पैसे हैं। ये पैसे उसे उसके पिता के एक पुराने साथी ने भेजा है। दरअसल जिस भगोड़े ने जेचान के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी थी, वो दोस्त उसी आदमी का छोटा भाई है। अपने भाई के अपराधों के बदले वो आदमी हर साल जेचान को मुआवजे के तौर पर पैसे भेजता है। हालांकि जेचान कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। अगली सुबह जेचान खुशी खुशी हांगजू के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है ताकि साथ काम पर जा सके। लेकिन हांगजू का चेहरा उदास और झुका हुआ है। रात की घटना उसे अब भी परेशान कर रही है। दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन हांगजू बार बार उसे दूरी बना रही है। जेचान ने उसे पास खींच लिया। हांगजू ने दिखावा किया कि उसे कल रात की कोई बात याद ही नहीं। जेचान बार बार उस पल का जिक्र करता रहा और इसी बहाने उनके बीच का रिश्ता और गहराता चला गया। कुछ दिनों बाद गुटाक ने तय किया कि अब वो हांगजू के घर से वापस अपने घर चला जाएगा। उसी समय पूरे देश में एक महिला खिलाड़ी की हत्या की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। गुटाक ने सपने में देखा था कि वकील उसे जांच के लिए बुला रहे हैं। वो डर के मारे जाग गया। तभी फोन बजा। हांगजू घबराई हुई है। उसने बताया कि उसने भी सपना देखा कि हत्यारा गुटाक के घर में घुस रहा है। उसने उसे सावधान रहने और दरवाजा अच्छे से बंद करने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गुटाक इस वक्त देश के सबसे वांछित अपराधी के ठीक बगल में बैठा है। वो आदमी उसका हाई स्कूल का पुराना दोस्त डोयांग है। डोयांग मदद मांगने आया है। उसने धमकी दी कि अगर गुटाक ने उसे निर्दोष साबित करने में मदद नहीं की तो वो उसका एक भयानक राज पुलिस को बता देगा। गुटाक को जैसे इस दिन का पहले से अंदाजा था। उसने अपना इस्तीफा पत्र पहले ही तैयार कर रखा है। उसने ठंडे स्वर में अपने दोस्त से कहा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे और वो खुद ही नौकरी छोड़ देगा। ये सुनकर डोयांग टूट गया। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हांगजू को गुटाक की चिंता हो रही है, इसीलिए वो उसके घर पहुंची। तभी पुलिस भी आ गई और डोयांग को अपने साथ ले गई। हांगजू ने पहली बार गुटाक को रोते देखा। उसके मन में ढेरों सवाल है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगली सुबह जेचान ने खिड़की से देखा कि वो गुटाक के साथ है। वो घबरा कर नीचे दौड़ा। गुटाक ने जेचान की भावनाएं समझ ली और जानबूझकर हांगजू से दूरी बना ली। तीनों ने साथ नाश्ता किया। टीवी पर खबर चल रही है कि डोयांग ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन वो लगातार खुद को निर्दोष बता रहा है। गुटाक का दिल टूट रहा है। वो डोयांग को बहुत सालों से जानता है। उसे पूरा यकीन है कि वो कभी हत्या नहीं कर सकता। तभी जेचान ने सवाल किया, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? गुटाक चुप हो गया। अगर इंसान के दिल को पूरी तरह समझा जा सकता तो दुनिया को ना तो वकीलों की जरूरत होती, ना ही अदालतों की। जब तक जांच पूरी ना हो वो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है कि सारे सबूत डोयांग के खिलाफ है। घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज में वही अकेला मौजूद है और पुलिस से छिपना भी उसे और संदिग्ध बना रहा है। हांगजू के सपने में उसे एक डरावनी सच्चाई देखी थी। उसने देखा कि गुटाक अपने दोस्त डोयांग पर इसीलिए भरोसा कर रहा है क्योंकि वे पुराने दोस्त हैं, न कि इसीलिए क्योंकि उसे यकीन है कि डोयांग निर्दोष है। ये भरोसा दोस्ती से पैदा हुई है, सच्चाई से नहीं। डोयांग की हत्या के आरोपी बनने के बाद उसकी मां की छोटी सी दुकान पर लोगों का गुस्सा टूट पड़ा। ग्राहक दुकान का बहिष्कार करने लगे, धमकियां मिलने लगी। गुटाक को डर है कि कहीं उसकी मां को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए उसने उन्हें कुछ समय के लिए दुकान बंद करने की सलाह दी। लेकिन एक मां का दिल कहाँ मानता है। डोयांग की मां को पूरा यकीन है कि उनका बेटा बुरा इंसान नहीं है, बस उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया गया है। दूसरी ओर
पीड़ित परिवार किसी भी कीमत पर ये चाहता है कि डोयांग जिंदगी भर जेल में सड़े। उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मशहूर वकील बोगाम को नियुक्त किया है। बोगाम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मीडिया को अपने पक्ष में करने की हर चाल चली। उसने हांगजू को आरोपी का पूरा डायोबाटा थमा दिया। डोयांग के पिता भी एक अपराधी थे। नशे के मामलों में, मारपीट और चोरी के आरोपों में उनका नाम आ चुका है। ये सारी जानकारी मीडिया के लिए सोने की खान है। मामला पहले से ही चर्चा के केंद्र में है। अगर जनता का गुस्सा और भड़कता तो केस वकीलों के हाथ से निकलकर सीधे इंस्पेक्टर के हाथों में चला जाता। अब फैसला हांगजू के हाथ में है। क्या वो चैनल के फायदे के लिए यह खबर छापेगी या फिर जेचान पर भरोसा करके सच का इंतजार करेगी? वापसी के रास्ते में हांगजू को अपना अतीत याद आ गया। उसका पिता हर किसी को बचाने की कोशिश करता था। उसकी आदत ने उसकी जान ले ली। एक भगोड़े को रोकने की कोशिश में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद हांगजू और उसके एक दोस्त उस आदमी की कार के पीछे पीछे नदी तक गए जिसका भाई उसके पिता का कातिल था। वो आदमी अपने भाई के पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। उसने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन दो लड़कों ने छलांग लगाकर उसे बचा लिया। कहानी फिर वर्तमान में आती है। आज वो दिन है जब गुटाक को वकील कार्यालय में अपने दोस्त के पक्ष में गवाही देनी होगी। पूछताछ कक्ष में जाने से पहले वो डोयांग से आखिरी बार मिलना चाहता है। डोयांग बेहद घबराया हुआ है। अभी तक उसे रिहा नहीं किया गया। उसने गुटाक से विनती की, अगर देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। असली कातिल को ढूंढो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। पूछताछ शुरू होने से पहले जेचान ने भी अपने सीनियर्स को बुलाया। ये मामला बेहद अहम है, इसीलिए चीफ किम भी इस पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही जेचान पूछताछ कक्ष में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। गुटाक कोई आम गवाह नहीं है। वो पुलिस अकेडमी से पास हुआ है और प्रधानमंत्री से सम्मान पदक पा चुका है। जेचान के लिए ये पूछताछ आसान नहीं होने वाली। दोनों ने औपचारिक अभिवादन किया और फिर सीधे मुद्दे पर आ गए। जेचान ने पूछा, जब आपको पता चला कि आपका दोस्त अपराधी है, तब आपने क्या सोचा? गुटाक ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि शुरुआत में उसने भी डोयांग को कातिल समझ लिया था, क्योंकि घटना के दिन सुरक्षा कैमरे में वही अकेला दिखाई दिया था। वकीलों ने घर में मिले अजीब खून के धब्बों का जिक्र किया। उनका मानना है कि हत्यारे ने किसी औजार से खून फैलाया और बाद में सारे निशान मिटा दिए। लेकिन गुटाक अपने तर्क पर अडिग रहा। उसने साफ कहा, वकीलों का काम शक करना नहीं, सबूत ढूंढना है। अदालत में शक सबूत नहीं बनते। बाहर बैठा सीनियर्स भी हैरान रह गए। गुटाक की बातों में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि जेचान भी खुद को दबाव में महसूस करने लगा। जेचान ने आखिरकार पूछा, क्या आपने डोयांग को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी? गुटाक का जवाब सबको चौंका गया। उसने कहा, अगर वो कातिल होता तो मैं उसे भाग जाने की सलाह देता। अगर डोयांग सच में दोषी होता तो वो मुझसे भागने में मदद मांगता, लेकिन उसने मुझसे अपनी बेगुनाही साबित करने को कहा। उसके पास हत्या का कोई मकसद नहीं। वो तो ऐसा इंसान है जो कचरा तक दूसरों के कहने पर अलग करता है। धीरे धीरे वकीलों की सोच बदलने लगी। यही कारण है कि जेचान को बुलाया गया था, क्योंकि सच्चाई ये है, वकीलों के पास डोयांग को दोषी साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है और इसी वजह से डोयांग को रिहा कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लंबे और थका देने वाले दिन के बाद जेचान बस एक ही इंसान से मिलना चाहता है, हांगजू। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उसने उसे पूरे केस की हर बात बताई, कैसे अपराध का समय इतना कम था और कोई भी कातिल सारे सबूत मिटा ही नहीं सकता था, कैसे फर्श पर बने खून के निशान बिल्कुल अस्वाभाविक लग रहे हैं और अगर डोयांग को कातिल मान लिया जाए तो ये सारी बातें बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। जेचान बोलता जा रहा है और उसी बीच बिना किसी भूमिका के उसने हांगजू से अपने दिल की बात कह दी। हांगजू चौंक गई। उसने भी अपने सपने में देखा था कि जेचान एक शादी की अंगूठी खरीद रहा है, लेकिन उसे उसकी उंगली का साइज नहीं पता। इस बार जेचान ने सब पहले ही कह देने का फैसला कर लिया ताकि आगे उसे कोई झिझक ना रहे। और उधर दूसरी तरफ बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है। डोयांग के निर्दोष छूटने से जनता भड़क उठी है। मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि वकीलों ने ठीक से जांच नहीं की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बोगाम भी आग बबूला है। वो केस हारने को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जांच से जुड़े अंदरूनी किस्से उछाल दिए। डोयांग के पुराने छोटे मोटे अपराधों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। बोगाम ने ऐसा माहौल बना दिया कि लोग मानने लगे, अगर डोयांग बाहर रहा तो आगे और भी अपराध होंगे और उसकी जिम्मेदारी वकील की होगी। गुटाक ये सब चुपचाप नहीं देख सकता।
उसने लोगों को बताया कि डोयांग ने अतीत में छोटी छोटियां गलती की थी, लेकिन उसे अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। मगर आग यही नहीं रुकी। मीडिया ने जेचान की निजी जानकारी तक बाहर निकाली। लोगों को लगने लगा कि जेचान ने रिश्वत ली है और इसी वजह से आरोपी को छोड़ दिया। जेचान और उससे जुड़े सभी लोग बेवजह नफरत के शिकार होने लगे। वकील कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई। जेचान को भेष बदलकर अपने ही ऑफिस में घुसना पड़ा। उसका परिवार भी इस तूफान में फंस गया। उसके भाई को स्कूल में अलग थलग कर दिया गया। उसके बारे में बुरी बातें की जाने लगी। एक और बच्चा सिर्फ इसीलिए कि उसका पिता जेल में है, बेरहमी से चढ़ाया गया। आखिरकार वो बच्चा आपा खो बैठा और मार पीट पर उतर आया। अराजकता हर तरफ फैल रही है। इसी बीच हांगजू ने सपने में देखा एक अजनबी जेचान को बुरी तरह पीट रहा है। वो डर गई। उसने तुरंत गुटाक को बताया। उसने हमलावर का हुलिया बताया। तकरीबन 6 फुट लंबा आदमी, पूरे काले कपड़े पहने और आंखें गुस्से से भरी हुई। ये हुलिया डुयांग से मेल खाता है। गुटाक को अपने दोस्त की आंखों में वही गुस्सा नजर आया जब पूरी दुनिया उसे कातिल कह रही थी। जेचान की सुरक्षा के लिए हांगजू हर एक कमेंट पढ़ रही है। उसके खिलाफ नकारात्मक बातें बढ़ती जा रही है, जिससे उसका दिल भारी हो गया। लेकिन उसी भीड़ में एक अननोन कमेंट ने सब कुछ बदल दिया। किसी ने लिखा, खून के निशान रोबोट वैक्यूम क्लीनर के रास्ते जैसे लगते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उधर जेचान ने भी नौकरानी से पूछताछ के बाद वही अंदाजा लगाया था। और फिर एक अहम जानकारी सामने आई। पीड़िता को अक्सर चक्कर आते थे। सारी कड़ियां जुड़ने लगी। पीड़िता बेहोश हो गई और टेबल से सर टकरा गया। उस चोट से गर्दन बुरी तरह जख्मी हो गई और खून बहने लगा। बाद में रोबोट वैक्यूम अपने तय समय पर पूरे कमरे में घूम घूम कर सफाई करने लगा और इस तरह वो अजीब खून के निशान बनते चले गए। अब बस एक ही चीज चाहिए, वो रोबोट। कचरा जहां जमा होता है, जेचान और उसके साथ ही वहां पहुंचे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं। काम शुरू हुआ ही था कि जेचान ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। हांगजू और उसकी टीम वहां पहले से पहुंच चुकी है। जेचान भावुक होकर हांगजू को गले से लगा लेता है। अचानक कचरे के ढेर से आवाज आई। हांगजू के सीनियर ने रोबोट वैक्यूम क्लीनर ढूंढ लिया है। अब बस खून की जांच बाकी है। रिपोर्ट आई, रोबोट पर पीड़िता का ही खून था। यही वो निर्णायक सबूत है जिससे केस बंद किया जा सकता है। सबने राहत की सांस ली। जेचान को अपने बचपन की घटना याद आ गई जब उसने एक आदमी की जान बचाई थी। वो आदमी कातिल का भाई था, फिर भी पीड़ित परिवार ने उसे माफ कर दिया था। हांगजू उसी पीड़ित आदमी की बेटी थी। हांगजू ने जाने से पहले जेचान के लिए एक संदेश छोड़ा था। गुस्सा बहुत आसानी से पैदा हो जाता है, लेकिन उसे सही दिशा में बदलना सबसे मुश्किल काम है। लोगों को बचाना सही है, लेकिन उस वक्त हांगजू का गुस्सा उसे अंधा कर सकता था। अच्छा हुआ जेचान ने उसे रोक लिया, वरना वो पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा करती। कहानी फिर वर्तमान में आती है। जेचान के मन में कोई झिझक नहीं बची। उसने तय कर लिया, चाहे उसके अपने लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों न खड़ी हो जाए, वो एक निर्दोष इंसान को आजाद करके रहेगा। उधर एडिटोरियल ऑफिस में हांगजू ने भी अपने सीनियर को मना लिया कि उसे एक रिपोर्ट करने दी जाए। रिपोर्ट का मुख्य किरदार है डुयांग। इंटरव्यू के दौरान डुयांग अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। आंखों में आंसू लिए वो बार बार कहता रहा कि वो निर्दोष है। उसकी सच्चाई ने लोगों के दिल को छू लिया। जनता का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। इस रिपोर्ट के जरिए जेचान को पता चला कि जिस लड़की ने उसे अतीत में हिम्मत दी थी और उसके लिए वो संदेश छोड़ा था, वो हांगजू ही थी। खुशी खुशी वो ज्वेलरी शॉप पहुंचा। अब बिना देरी किए उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन हांगजू को अब भी जेचान की सुरक्षा की चिंता है। उसने गुटाक से कहा कि वो पता करे कि उसका दोस्त डुयांग कहाँ है। जब उसे खबर मिली कि डुयांग गुटाक के साथ बैठकर ही शराब पी रहा है, तब जाकर उसे राहत की सांस मिली। इसके बाद वो जेचान से मिलने के लिए निकल पड़ी, लेकिन तभी एक गोली की आवाज गूंजी। पल भर में सब बदल गया। जेचान बुरी तरह घायल सड़क पर गिर पड़ता है। हांगजू उसे गिरते देख घबरा कर उसके पास दौड़ी। वो चीखती रही, एम्बुलेंस बुलाओ। हैरानी की बात यह है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला एथलीट का पिता था। वही महिला एथलीट जिसकी मौत के जुर्म में डुयांग को जेल हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो बस एक हादसा था और डुयांग को रिहा कर दिया गया। बोगाम की उकसावे वाली बातों से भड़के उस महिला एथलीट के पिता ने मौत से जुड़े लोगों से बदला लेने की ठान ली। जेचान को गोली मारने के बाद वो गुटांग और डुयांग को भी कुचल देना चाहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस पहुंच गई, वरना 2 और जाने जा सकती थी। जेचान की हालत बेहद नाजुक है। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है।
बेहोशी की हालत में भी उसके मन में एक ही बात चल रही है, काश उसने हांगजू को पहचान लिया होता, काश दोबारा मिलने पर उसने उसे चोट पहुंचाने वाली बातें न कही होती। अगर इस बार वो नहीं बचा तो हांगजू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। यही डर उसे भीतर से तोड़ रहा है। जब सबको जेचान की गोली लगने की खबर मिली, सभी अस्पताल पहुंच गए। ऑपरेशन लंबा खिंचता जा रहा है। हांगजू के हाथ डर से कांप रहे हैं। जेचान उसी की बाहों में गिरा था। जिस भविष्य को वो बदलना चाहती थी वो फिर गलत दिशा में जाता दिख रहा है। हांगजू अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ी। तभी गुटाक दौड़ता हुआ आया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। ये सुनते ही हांगजू की सांसें थमने से बच गई। जेचान ने मौत को मात दे दी है। लंबे ऑपरेशन के बाद उसे होश आ गया। उधर हांगजू के घर में माँ उसे वो चीज दे रही है जो जेचान ने उसके लिए खरीदी थी। हांगजू ने जैसे ही अंगूठी का डब्बा खोला वो चौंक गई। अंदर एक कागज रखा है, वही कागज जो उसने बचपन में अपने एक दोस्त के लिए छोड़ा था। तब उसे समझ आया, जेचान वही लड़का है, वही दोस्त जिसने उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन झेले थे। पीड़ित परिवार ने भी अपना गुस्सा छोड़ दिया और जेचान से माफी मांगी। जेचान सिर्फ हांगजू से मिलने के लिए बारिश में भीगता हुआ अपने गंभीर चोट को नजरअंदाज करके बाहर निकल पड़ा। अच्छा हुआ हांगजू को ये सब सपने में पहले ही दिख गया था, इसीलिए वह समय रहते अस्पताल लौट आई। हांगजू को भी 13 साल पुरानी सारी बातें याद है, लेकिन डर के मारे उसने उस पल को भुला दिया था जब वो किसी की जान बचाने में हिचक गई थी। उसने जानबूझकर सब कुछ भूलने की कोशिश की थी। जेचान ने उसे चूम लिया। वही एक पल उन सारे दबे हुए जज्बातों का जवाब था। बीते कल से आज तक जेचान हमेशा उसकी जिंदगी की सबसे चमकदार रोशनी रही है। दृश्य बदलता है। उधर गाड़ी चलाते समय बोगाम के फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। दफ्तर का समय कब का खत्म हो चुका है। बोगाम अपनी गाड़ी से घर लौट ही रहा है कि अचानक उसके फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नाम देखकर वो चौंक गया। देश भर में मशहूर लेखक मून। बिना एक पल सोचे बोगाम ने गाड़ी मोड़ ली और वापस अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर रात देश का प्रतिनिधित्व करने वाला ये लेखक उसे क्यों मिलना चाहता है। दफ्तर पहुंचते ही लेखक ने बताया कि वो एक नए उपन्यास पर काम कर रहा है जिसकी कहानी एक हत्यारे के इर्द गिर्द घूमती है। वो हत्यारा एक लेखक और प्रोफेसर भी है। वर्षों के कानूनी अनुभव की वजह से बोगाम तुरंत समझ गया कि जिस किरदार की बात हो रही है वो दरअसल खुद सामने बैठा इंसान मून है। लेखक ने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे उसकी किताब के ओपनिंग के दिन उसके टीचिंग असिस्टेंट हानू ने मंच से उस पर स्टूडेंट के शोषण और अत्याचार के आरोप लगाए थे, लेकिन हानू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड उसे घसीटकर बाहर ले गए। इस अपमान से लेखक आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसके सबसे करीबी व्यक्ति ने ही उसे धोखा दिया है। गुस्से और अहंकार में उसने हानू पर हमला किया, जो आगे चलकर उसकी मौत की वजह बना। इस पूरी घटना को एक छोटा बच्चा देख चुका था। हानू के सिर में गहरी चोट लगी और वो कोमा में चला गया। मेडिकल टर्म में वो ब्रेन डेड है। बोगाम ने ऐसे कई मामलों को संभाला है। उसे तुरंत कहानी को कानूनी रूप से ऐसे मोड़ दिया कि वो एक दुर्घटना लगे। कहानी ये बनाई गई कि पार्टी में हानू बहुत ज्यादा नशे में था और गलती से लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गया। कोरियाई कानून के अनुसार जब तक दिल धड़कता रहे ब्रेन डेड को मृत्यु नहीं माना जाता। ये सुनकर लेखक को राहत की सांस मिली और वो खुश हो गया। किस्मत से जिस दिन उस लेखक की किताब लॉन्च होनी थी, होंगजुन भी वहां मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे हानू ने साहस दिखाकर लेखक की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी। तभी होंगजू को अंदाजा हो गया कि लेखक ने अपने पद का इस्तेमाल कर असिस्टेंट को दबा दिया है। होंगजू ने तय किया कि प्रोग्राम के बाद वो हानू का इंटरव्यू लेगी, लेकिन उससे पहले ही वो भयावह हादसा हो गया। अगले दिन जेचान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसकी चोट के देखभाल के लिए होंगजू ने सुझाव दिया कि वो कुछ दिन उसके घर पर रहे। कुछ लोगों ने मना करने की कोशिश की, लेकिन होंगजू जिद करके उसे अपने घर ले आई। हालांकि उसकी माँ को जेचान की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर भी होंगजू ने पूरी लगन से उसकी देखभाल की। पट्टियाँ बदलना, तापमान नापना, दवाइयाँ देना, सब कुछ उसे अच्छे से आता है क्योंकि उसने पहले गुटाक की भी देखभाल की थी। होंगजू के मुंह से गुटाक का नाम सुनकर जेचान के दिल में जलन भर गई। जब जब वो लेटता उसके दिमाग में होंगजू और गुटाक के करीबी पलों की कल्पनाएं आने लगती। जेचान के घर में होने से होंगजू भी ज्यादा सजग रहने लगी, यहाँ तक कि सोते समय भी वो खुद का ध्यान रखती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा
कि क्या उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी शादी की अंगूठी का डब्बा देखा है। माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब होंगजू ने जेचान से अपने रिश्ते की बात छेड़ी तो उसकी माँ और भी चिढ़ गई। अगली सुबह गुटाक नाश्ते पर होंगजू के घर आया। होंगजू के उदास चेहरे को देखकर वो समझ गया कि उसने भी वही अजीब सपना देखा है जो उसने खुद देखा था। सपने में गुटाक ने देखा कि जेचान मुकदमा हार जाता है और उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है, मगर दोनों ये बात जेचान से कैसे कहे समझ नहीं पा रहे। इसी बीच जेचान ने अनजाने में ही अपने बारे में कुछ बातें सुन ली। भविष्य में होने वाली अनहोनी घटनाओं को रोकने के लिए होंगजू ने जेचान को काम से भागने के लिए मना लिया। दोनों फूलों से भरे खेत में डेट पर गए। वहां जेचान ने सीधे होंगजू से सपने की सच्चाई पूछ ली। मजबूर होकर होंगजू को उसे सब बताना पड़ा कि अगले दिन जेचान को एक बेहद मुश्किल फैसला लेना होगा। एक मरीज जिसे सिर में चोट लगने से ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है। जांच में जेचान को पता चला कि ये चोट हादसे की नहीं बल्कि किसी के द्वारा पहुंचाई गई थी। अगर पोस्टमार्टम होता तो कातिल पकड़ा जाता, लेकिन वही मरीज 7 लोगों को अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए रजिस्टर्ड है। पोस्टमार्टम होने पर उन 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो सकती है। यही दुविधा जेचान को नौकरी छोड़ने की कगार तक ले आएगी। अगर पोस्टमार्टम ना हो तो अपराधी बच जाता है और अगर हो तो कई मासूम मर जाते हैं। दोनों ही रास्ते उसे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इस डर से जेचान ने तय किया कि वह होंगजू के साथ भाग जाएगा। लेकिन उस शाम जब दोनों घर लौटे, जेचान का भाई उसे जबरन वापस ले गया। होंगजू की मां ने सुबह ही जेचान का सारा सामान लौटा दिया है। होंगजू को मां के इस व्यवहार पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मां को पछतावा तो है कि वो अपनी बेटी को फिर से दर्द में देखना नहीं चाहती। अगली सुबह तय अनुसार दोनों समंदर किनारे मिले। जेचान ने दफ्तर के कपड़े पहने हैं। होंगजू समझ गई कि उसका प्रेमी अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता। उसने उसे केस सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी समय लेखक उस व्यक्ति तक पहुंच चुका है जिसने उसकी हत्या को देखा था। सौभाग्य से गुटाक समय पर पहुंचा, उसे काबू में किया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने कंपनी को सूचना दी कि उसे इस केस का एक बहुत अहम गवाह मिल गया है। यही वो कड़ी है जिसकी वजह से पूरा मामला सुलझ सकता है। जेचान ने बिना देर किए अपने सीनियर अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक का मुद्दा बेहद गंभीर है। पोस्टमार्टम कराया जाए या नहीं। अगर पोस्टमार्टम होता है तो 7 ऐसे मरीज जो ऑर्गन डोनेशन का इंतजार कर रहे हैं शायद अपनी आखिरी उम्मीद खो बैठेंगे। जेचान को यह नहीं पता था कि उसकी एक सीनियर ऑफिसर की बच्ची भी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा में है और यही उनके परिवार की आखिरी उम्मीद भी है। बैठक में 2 बिल्कुल विपरीत राय सामने आई। अगर जेचान का फैसला गलत साबित हुआ तो 7 बेगुनाह जिंदगियां खत्म हो सकती है। ये सोचकर सोह्योन का दिल टूट गया, लेकिन एक माँ होने के बावजूद उसने अपने निजी दर्द से ऊपर उठकर जेचान के फैसले का साथ देने का निर्णय किया। पोस्टमार्टम जरूरी है, भले ही उसके साथ बड़ा जोखिम क्यों ना जुड़ा हो। आखिरकार जेचान ने एक ऐसा रास्ता चुना जो लगभग नामुमकिन है। पोस्टमार्टम और ऑर्गन डोनेशन दोनों को एक साथ करना होगा। अब तक ऐसे सिर्फ 2 ही मामले हुए हैं। चूंकि ज्यादातर चोटें दिमाग से जुड़ी है और इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित है, इसीलिए ये संभव है। पोस्टमार्टम में गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह सुरक्षित है। फॉरेंसिक डॉक्टर ने दिमाग और गर्दन की जांच से मौत की असली वजह खोज निकाली और चीफ किम ने भी जेचान को मंजूरी दे दी। हालांकि मीटिंग में आत्मविश्वास से बोलने के बाद जेचान अकेले में टूट गया। वो एक कोने में बैठकर खुद को दोष देने लगा। अगर उसका अंदाजा गलत हुआ तो क्या होगा। उसी समय होंगजू उसे ढांढस बढ़ाने दफ्तर पहुंची। उसने बताया कि उसने सपने में देखा कि जेचान ने न सिर्फ कातिल को पकड़ लिया बल्कि 7 मरीजों की जान भी बच जाती है। ये भले ही एक झूठा सपना था, लेकिन इसने जेचान के भीतर फिर से भरोसा जगा दिया। उसी दिन ऑर्गन डोनेशन की सर्जरी भी हुई। बेटे के शव के पास खड़ा पिता फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन उसे इस बात का गर्व भी है कि उसके बेटे की मौत से कई जिंदगियां बच सकी। इधर बैठक में सभी जेचान को सलाह दे रहे हैं कि वो आरोप को हत्या से बदलकर जानबूझकर चोट पहुंचाने का कर दे, क्योंकि हत्या साबित करना अदालत में बेहद मुश्किल है। जरा सी चूक पर कातिल बरी हो सकता है, लेकिन जेचान ने साफ इनकार कर दिया। सारे सबूत हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जेचान ने केस को आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर लिया। आज पहली सुनवाई है। वकील पक्ष की ओर से जेचान ने कई तस्वीरें पेश की,
जिनमें साफ दिखता है कि लेखक अपने सहायक हानू का शोषण करता था। उसने सिर्फ असहमति की वजह से दूसरे सहायकों के साथ भी मारपीट की थी। बुक लॉन्चिंग के दौरान हानू ने लेखक के अपराधों को सबके सामने उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसे जबरन चुप करा दिया गया। उसके तुरंत बाद लेखक ने हानू को बाहर बुलाया और उस पर हमला कर दिया। हालांकि बचाव पक्ष के वकील बोगाम इससे सहमत नहीं है। उनका दावा है कि लेखक ने आत्मरक्षा में ऐसा किया क्योंकि हानू नशे में था और अपने होश में नहीं था। उनके अनुसार लेखक के जाने के बाद हानू ने गुस्से में लिफ्ट के दरवाजे पर जोर से लात मारी और खुद ही लिफ्ट शाफ्ट में गिर गया। इसी आधार पर बोगाम ने हत्या के आरोप को सिरे से नकार दिया। मुकदमा अब ठहराव की स्थिति में पहुंच चुका है। आरोपी दोष मानने को तैयार नहीं और दूसरे पक्ष के वकीलों के सबूतों को भी खारिज किया जा रहा है। अब जेचान के पास सिर्फ एक आखिरी हथियार बचा है, वो 5 साल के बच्चे की गवाही, जो घटना के वक्त वहां मौजूद था। लेकिन चुनौती ये है कि इतने छोटे से बच्चे से सच कैसे कहलवाया जाए। गुडाक ने सलाह दी कि जेचान को खुद 5 साल के बच्चे की तरह बात करनी होगी ताकि मिन्हो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। तभी वो बता पाएगा कि उसने क्या देखा था। इसी बीच जेचान अपना फोन लेने कमरे में लौटा तो अनजाने में ही उसे होंगजू और उसकी माँ की बातचीत सुन ली। होंगजू की माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी जेचान से मिलती रहे क्योंकि जेचान को देखकर उसे अपने दिवंगत पति की याद आ जाती है। होंगजू ने माँ की भावनाओं को समझते हुए कहा कि वो चाहती है कि उसकी माँ जेचान को उसी तरह स्वीकार करे जैसे वो करती है। ये सच्चे शब्द जेचान के लिए सबसे बड़े सहारे बन गए और आने वाली सुनवाई के लिए उसे नई ताकत दे गए। आज मिन्हो की गवाही का दिन है। बोगाम ने जानबूझकर उलझे हुए सवाल पूछे ताकि बच्चे की गवाही अविश्वसनीय लगे। अगर मिन्हो को गवाह मानने से इनकार कर दिया जाता है तो लेखक साफ बरी हो जाएगा। जेचान ये होने नहीं दे सकता। वो बिना हिचकिचाए सांता क्लॉज का दोस्त बन गया। बच्चे की भाषा में बोलने लगा, उसके स्तर पर उतरकर उसे बातें करने लगा। धीरे धीरे मिन्हो सहज हुआ और उसने वही बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। मिन्हो की बातों में कोई बनावट नहीं थी। हर शब्द दृश्य से मेल खा रहा था। जो कुछ मिन्हो ने बताया वो पूरी तरह उस ऑडियो रिकॉर्डिंग से मेल खाता है जिसे वकील पक्ष पहले ही सबूत के रूप में इकट्ठा कर चुके हैं। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति लेखक की अमानवीय हरकतों को सुनकर गुस्से से भर गया। ये वही सबसे बड़ा और निर्णायक वार था जिसके लिए जेचान ने पूरी तैयारी की है। अब साफ दिखने लगा है कि जीत धीरे धीरे उसके पक्ष की ओर झुक रहा है। फैसला सुनाए जाने से बस एक पल पहले आखिरी सुनवाई बाकी थी। इसी बीच सांघ्यून ने वर्षों के कानूनी अनुभव के सहारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स से ऐसे तीखे सवाल पूछे जो सीधे सीधे बोगाम की बनाई रणनीति पर चोट करते हैं। उसके एक एक सवाल से बोगाम की चालें बिखरने लगी। ऐसा लग रहा है कि मानो अब जीत तय है, लेकिन बोगाम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। उसने अचानक पूरा दोष डॉक्टरों पर डाल दिया। उसने दलील दी कि आपराधिक कानून के अनुसार ब्रेन डेड को मौत नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति की मौत तभी मानी जाती है जब उसका दिल धड़कना बंद कर दे, और यहाँ दिल रोकने वाला आरोपी नहीं बल्कि डॉक्टर्स थे जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा होने दिया। इसीलिए कानूनी रूप से हत्या का दोष आरोपी पर लगाया नहीं जा सकता। ये मौजूदा कानून की एक बड़ी खामी है। बोगाम की यह दलील सुनकर मृतक का परिवार आक्रोश से भर उठा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। सौभाग्य से होंगजू भी अदालत में मौजूद है। उसने पीड़िता पिता को संभाला और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। उसी दौरान होंगजू ने जेचान को एक बेहद अहम सुझाव दिया। कानून इतना ढीला नहीं हो सकता कि अपराध और जिम्मेदारी के बीच फर्क ही मिट जाए। जेचान ने अदालत के सामने मजबूती से कहा कि आरोपी के अपराध के कारण ही पीड़ित ब्रेन डेड की हालत में पहुंचा। अगर डॉक्टर अंगदान न भी करते तो भी वो कुछ घंटों में ही मर जाता। अगर आरोपी का अपराध न होता तो पीड़िता की जान जाती ही नहीं। इसीलिए मौत और अपराध की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आरोपी की ही है। इस बिंदु पर कानून को भ्रमित नहीं किया जा सकता। जेचान के तर्कों में कोई भी कमी नहीं। अदालत ने अपना रुख बदला। हर कोई इस युवा वकील की न्याय भावना और साहस से प्रभावित हो गया। अंततः लेखक को हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। आखिरकार न्याय की जीत हुई। घर लौटने के बाद होंगजू ने अपनी माँ से खुलकर बात की। उसने समझ लिया कि उसके पिता के साथ जो हादसा हुआ वो उसकी वजह से नहीं था। अगर वो वहां ना भी होती तब भी वो दुर्घटना होनी थी। अब वो खुद को दोषी नहीं ठहराएगी। ये सुनकर उसकी माँ को सुकून मिला। आखिरकार उसकी बेटी अपराध बोध के
उस अंतहीन चक्र से बाहर निकल आई थी। दूसरी ओर जेचान से लगातार हारने के बाद बोगाम ने उसकी टीम को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसने जेचान के करीबी सहयोगी सुपरवाइजर चोसुन को अपने साथ लुभाने की ठानी और वकील कार्यालय से 5 गुना ज्यादा वेतन की पेशकश की। ये बात जेचान तक भी पहुंच गई। बाहर से वो भरोसा दिखाता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार वो चोसुन के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है। अपने सीनियर को अपने साथ बनाए रखने के लिए जेचान हर संभव कोशिश कर रहा है। उसने झुककर उनके जूते के फीते बांधे, साथ में तस्वीर खिंचवाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसे जो भी करना पड़ा उसने किया, यहाँ तक कि रात को काम के बाद भी वो चोसुन को संदेश भेज भेज कर रुकने की विनती करता रहा। इसी दौरान जेचान के भाई ने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता की वसीयत दिखाई। दोस्त का भाई गलती से गिरफ्तार हुआ था और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई थी। ये जानकर कि उस केस का वकील बोगाम था, जेचान को शक हुआ कि इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है, खासतौर पर इसीलिए क्योंकि इसे एक रियलिटी शो के लिए इस्तेमाल किया जाना था। उधर होंगजू को उसके ऑफिस से 3 दिनों के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस भेजा गया ताकि वो वहां पर डेटा इकट्ठा कर सके। होंगजू के लिए ये 3 दिन काफी अच्छे रहे। उसने हर दृश्य को बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड किया, खास तौर पर वकीलों द्वारा संदिग्ध से की गई पूछताछ। शिंजे की पैनी नजर और अडिग तर्कों के सामने आरोपी टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि होंगजू भी ये देखकर हैरान रह गई कि वकील किस तरह सच सामने लाते हैं। उधर दफ्तर में बैठे जेचान के मन में अचानक एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उसने चोसांग से उस कैदी के बारे में पूछा जिसकी हाल ही में मौत हो गई थी, जिसके बारे में उसके भाई ने उसे बताया था और जिस वसीयत को पढ़ने के बाद उसके दिल में शक पैदा कर गया। लेकिन चोसांग ने बड़े भरोसे के साथ कहा कि वो मामला पूरी तरह बंद हो चुका है और उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि चोसांग खुद उस जांच में शामिल था, इसीलिए वो इतनी निश्चितता से बोल पा रहा है। इसी समय पुलिस स्टेशन में गुटाक ने एक अवैध लेन देन का भांडाफोड़ किया। किसी ने एक चोर को पुराना मोबाइल फोन वापस लाने के लिए 1 करोड़ वॉन दिए थे। पकड़ा गया कि चोर बार बार कह रहा था कि वो वकील से मिलना चाहता है, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह निर्दोष साबित करना चाहता है। मजबूरी में पुलिस को जेचान से संपर्क करना पड़ा ताकि पूछताछ की तैयारी की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को होंगजू बहुत बारीकी से कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। ये चोर थोड़ा अलग है, जिसे 10 साल पहले चोरी के मामले में पकड़ा गया था। वो वकील के सामने आया तो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी कहानी दोहराई, ठीक वैसे ही जैसे उसने 10 साल पहले सुनाई थी। उसने कहा कि उसकी इकलौती बेटी का सड़क हादसा हो गया है, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसे चोरी करनी पड़ी। वो हर तरह की जांच और सजा के लिए तैयार है। बस एक ही गुजारिश है कि उसे घर जाकर अपनी बेटी की देखभाल करने की इजाजत दी जाए। ये सारी बातें चीफ ने भी 10 साल पहले सुनी थी। जैसे ही उन्हें पता चला, वे गुस्से में कमरे में घुस आए और जेचान को चेतावनी दी, इस आदमी की बातों में मत आना। उन्होंने तुरंत चोर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए जेचान ने फैसला लिया कि वह खुद जाकर सच्चाई की पुष्टि करेगा। जेचान चोर के घर पहुंचा और मकान मालिक से मिला। तब उसे पता चला कि वो आदमी अकेला रहता है। ये जानकर जेचान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। उसका मन कह रहा है कि चोर सच बोल रहा है, लेकिन सामने की हकीकत कुछ और ही है। होंगजू भी जेचान को ढांढस बंधाने उसके साथ आई। जांच के दौरान सच्चाई सामने आई। चोर की कहानी सच है, लेकिन वो 10 साल पुरानी है। सड़क किनारे सामान बेचने वाली एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उस आदमी की कभी एक छोटी बेटी हुआ करती थी। जब वो जेल में था, उसी दौरान उसकी बेटी की मौत हो गई। अगर 10 साल पहले किसी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया होता, तो शायद उसकी बच्ची की किस्मत कुछ और होती। ये सुनकर जेचान के दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। पुलिस स्टेशन लौटते ही जेचान ने सबके सामने बताया कि वो चोर के घर गया था और पूरी सच्चाई जान चुका है। उसने वकील पक्ष की ओर से उस आदमी से दिल से माफी मांगी। जेचान की सच्चाई और ईमानदारी ने उस चोर के जमे हुए दिल को छू लिया। पहली बार किसी ने उसकी बात पर यकीन किया था। उसी भरोसे के बदले उसने जेचान को एक USB ड्राइव दी। वो ड्राइव उसी पुराने फोन में थी जिसे उसने चुराया था। उसे लगा कि उसमें मौजूद डेटा वकीलों के काम आ सकता है। जेचान ने दफ्तर लौटते ही USB की जांच शुरू की। ज्यादातर फाइलें साधारण तस्वीरों की है, लेकिन कुछ तस्वीरें मरीजों की है। जैसे ही चोसान ने उन चेहरों को देखा, वो अचानक सन्न रह गया। वे सभी लोग एक पुराने सीरियल मर्डर केस के शिकार थे और वो केस खुद चोसुन ने संभाला था।
सब लोग हैरान रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि रिपोर्ट में बताए गए 11 नहीं बल्कि कुल 19 लोग मारे गए थे। जेचान तुरंत फोन के असली मालिक को ढूंढने निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सियोन को चुप कराने के लिए उसे मार दिया गया। ठीक उसी समय होंगजू भी उस कमरे में आगे की जांच के लिए पहुंच गई। अचानक किसी अजनबी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। दोनों अंदर फंस चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं। किसी तरह बिल्कुल समय पर चोसांग वहां पहुंच गया और दोनों की जान बचा ली। उसने उन्हें जोर से डांटा कि वो इतने खतरनाक जगह पर अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं, लेकिन उसकी चिंता साफ झलक रही है। उसने बस इतना कहा कि शुक्र है सब सुरक्षित है। इसके बाद दोनों को पूरी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। जेचान के मन में एक और सवाल उठ रहा है, चोसांग को कैसे पता चला कि वो वहीं है? लेकिन चोसांग ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जांच से जुड़ी सारी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा दी गई। सब ये जानकर घबरा गए कि 8 और नए पीड़ित सामने आए हैं, जिन्हें पहले ही रिपोर्ट में गिना नहीं गया था, क्योंकि उनकी मौत आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। जेचान को अब शक होने लगा कि असली कातिल कोई और है, या फिर जिसने उन 8 लोगों को मारा वो उसका साथी हो सकता है। आग लगाने वाला जिहुन को भी पकड़ लिया गया, मगर वो फोन का असली मालिक नहीं है। बहुत मुमकिन है कि आगजनी करवाने वाला और सीरियल किलर एक ही इंसान हो। मामला पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। सालों पहले के केस के सुराग अब पिछली रात की घटना से जुड़ते हुए दिखने लगे हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, केस की दोबारा जांच की जाए। वकील ली असामान्य रूप से गंभीर नजर आ रहा है। सबको काम सौंपने के बाद उन्होंने जेचान से पूछा कि क्या वो ठीक कर रहा है, क्योंकि दोबारा जांच का मतलब है कि पिछली जांच में बड़ी गलती हुई थी। इस बार जेचान को बोगाम और चोसुंग दोनों की जांच करनी होगी, और अगर पुराने इन्वेस्टिगेशन में चूक साबित हुई तो चोसांग को कड़ी सजा मिल सकती है। जेचान 2 बेहद मुश्किल फैसलों के सामने खड़ा है। अब उसके सामने जिंदगी की कठिन परीक्षा खड़ी हुई है। एक तरफ न्याय तो दूसरी तरफ उसके अपने जज्बात। वो चोसांग को अच्छे से जानता है कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी एक वकील होने के नाते जेचान को उन्हीं लोगों पर शक करना पड़ रहा है जिन पर वो कभी शक करना ही नहीं चाहता था। यही कानून की सबसे कठोर सच्चाई है। उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है। उसने अपने सीनियर चोसांग से पूछा कि उन्हें कैसे पता था कि वो और होंगजू साथ नहीं आए थे, और कैसे उन्हें ये भी मालूम था कि जेचान वही मौजूद होगा और उसे बचाने आ गए। चोसांग बस इतना कहता है, ये मेरी इंट्यूशन की वजह से हुआ था। ये जवाब जेचान को और भी बेचैन कर गया। अब उसका शक और गहरा हो चुका है। ऑफिस में पुराने मामलों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चोसांग ने बोगाम के साथ मिलकर रिपोर्ट में हेराफेरी की थी। खुद को बचाने के लिए जेचान को मजबूरी में उस पुराने मामले की जांच शुरू करनी पड़ी। उधर चोसांग भारी मन से दफ्तर लौटा। उसने तय कर लिया कि वो इस्तीफा दे देगा ताकि जेचान बिना किसी दबाव के सच्चाई तक पहुंच सके। इसी बीच टास्क फोर्स 2 में जब जेचान ने चोसान की फाइल देखी तो उसे पता चला कि चोसान कभी उसके पिता का सहकर्मी हुआ करता था। वो तुरंत ऑफिस लौटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोसांग नौकरी छोड़कर जा चुका है। अपने इस्तीफे के पत्र में उसने साफ लिख दिया कि उसने कभी कोई सबूत नहीं गढ़ा, लेकिन चूंकि वो खुद मुख्य संदिग्धों में से एक है, उसकी बातों को कानून कोई अहमियत नहीं देगा। उसने जेचान से बस इतना कहा कि वो इस बारे में ना सोचे और निष्पक्ष होकर पूरे मामले की जांच करे। उन शब्दों ने जेचान को झकझोर कर रख दिया। उसी शाम होंगजू जब एक कन्वीनियंस स्टोर में सामान खरीदने गई तो वहां मौजूद कर्मचारी ने उसे पहचान लिया। वो वही रिपोर्टर है जिसने कभी अदालत के बाहर उसके पिता का इंटरव्यू लिया था। उस कर्मचारी के दिल में गुस्सा है। उसे लगा कि होंगजू ने उसके पिता के दर्द को नहीं समझा। तभी होंगजू की नज़र पास रखे हरे छाते पर पड़ी, वही छाता जो उसने अपने सपने में देखा था। अचानक डर की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो हिल भी नहीं पा रही। ठीक उसी वक्त जेचान वहां पहुंचा। उसने कर्मचारी को बताया कि सालों पुराने उस अन्यायपूर्ण केस की दोबारा जांच होने वाली है। ये सुनकर वो आदमी भावुक हो गया। इतने सालों बाद आखिरकार उसके पिता की बेगुनाही साबित होने वाली है। अगले दिन बोगाम आराम से कॉफी पी रहा है कि तभी उसे एक अजनबी नंबर से मैसेज आया। कोई उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए है। जब उस अनजान शख्स ने रात 9 बजे मिलने की बात की तो बेगम साफ तौर पर घबरा गया। उसी समय वकील पक्ष को पता चला कि उस रात पेट्रोल छिड़कने वाला वह व्यक्ति कौन था।
हैरानी की बात यह है कि वो एक महिला थी और वही महिला आगजनी के मामले और सालों पुराने अन्यायपूर्ण केस दोनों के मुख्य संदिग्ध भी रही थी। वही महिला बोगाम के सामने खड़ी है, वही उसे धमकी भरे मैसेजेस भेज रही थी। रूना, उसने बोगाम को चेतावनी दी कि अगर वो पकड़ी गई तो बोगाम भी उसके साथ जेल जाएगा। बोगाम पागल हो गया। वही तो था जिसने रूना को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी और उसकी जगह एक बेगुनाह डॉक्टर को जेल भिजवा दिया था। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। रूना पहले ही अपने प्रेमी को खत्म कर चुकी है, जिसे सब कुछ पता था। अब आखिरी गवाह बची है वो महिला पत्रकार जिसने सालों पहले इस केस को उजागर किया था, और वो है होंगजू। अगले दिन बोगाम ने होंगजू को अपने ऑफिस बुलाया। होंगजू को कोई शक नहीं हुआ और उसने वो पानी पी लिया जिसमें नशे की दवाई मिलाई गई थी। उसी वक्त जेचान डर से जाग उठा। उसने सपने में देखा कि होंगजू की जान खतरे में है। बिना एक भी पल गवाए उसने गुटाक को फोन किया और बोगाम के ऑफिस जाने को कहा। होंगजू बेहोश हो चुकी है। उसे छत पर ले जाया गया जहां रूना ने उस पर ऐसी दवा इंजेक्ट की जिससे 5 मिनट में उसकी सांसें रुक सकती है। ये सब देखकर बोगाम के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि मुस्कान है। उसने तुरंत एक गोली खाई। नीचे पुलिस सायरन की आवाज गूंज रही है। बोगाम चाहता है कि वो रूना को मार दे और बदले में वो इसे आत्मरक्षा का नाम दे देगा। उसी पल गुटाक छत पर पहुंचा। उसने देखा कि बोगाम होंगजू को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। वो घबरा गया। तभी जेचान भी पहुंच गया और एम्बुलेंस आने से पहले ही उसने तुरंत होंगजू को प्राइमरी फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। अगले दिन बोगाम अस्पताल में होश में आया। उसने बताया कि उसके कॉफी में नशे की दवा मिलाई गई थी। बेहोश होने से पहले उसने रूना को होंगजू को ऑफिस से बाहर ले जाते देखा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर थे। उसी दौरान बोगाम ने यह भी कबूल किया कि सालों पुराने सिलसिलेवार हत्याओं का असली दोषी रूना ही थी। उसने उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी, लेकिन रूना ने कभी उसकी बात नहीं मानी। ज्यादा संभावना यही है कि रूना ने बोगाम और होंगजू, जो कि उस केस के रिपोर्टर थी, साथ में देख लिया। उसने बात को गलत समझ लिया और पानी में नशीली दवा मिला दी। बाद में जब बोगाम होंगजू को बचाने की कोशिश करने लगा तो उसकी रूना से हाथापाई हो गई और उसी दौरान रूना ऊंचाई से गिर पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से गिरने से पहले ही रूना होंगजू को जहर का इंजेक्शन दे चुकी थी। इसके बाद बोगाम ने पुलिस के सामने पछतावे का नाटक किया ताकि लोगों की सहानुभूति अपनी ओर मोड़ सके। मगर जैसे ही पुलिस ने बताया कि होंगजू जिंदा है, बोगाम डर गया। उसे लगा कि अब उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा। उधर जेचान ने राहत की सांस ली। अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट देने में जरा सी भी देर हो जाती तो होंगजू को बचाया नहीं जा सकता था। जब जेचान को पता चला कि बोगाम आत्मरक्षा का तर्क दे रहा है तो वो गुस्से से भर गया। वो बस दौड़कर बोगाम को मार देना चाहता है, लेकिन समय रहते चौसान ने उसे रोक लिया। चौसान ने सच्चाई बताई कि उसका भाई भी सेना से भागा हुआ सैनिक था। अपने भाई को बचाने के लिए उसने सच्चाई छुपाई, लेकिन उसी भाई ने कई लोगों की हत्या कर दी, यहाँ तक कि उसके बॉस की भी। ये सब सुनकर जेचान गुस्से से भर गया। उसने चौसान पर नाराजगी जताई। उसका दिल गुस्से से उबल रहा है। वो बस बोगाम को ढूंढकर अपना गुस्सा निकालना चाहता है, लेकिन चौसान ने फिर उसे रोका। उसने समझाया कि अगर जेचान ने अभी ऐसी कोई भी हरकत की तो अदालत उसे वकील का पद छीन लेगा। असली बदला यही होगा कि वो धैर्य रखे और अदालत में बोगाम को उसके किए की पूरी कीमत चुकाने पर मजबूर करे। जांच फिर से शुरू हुई। वकील पक्ष पुराने अन्यायपूर्ण मामलों से जुड़े सबूत इकट्ठा करने लगा। कातिल की मौत के कारण कई केस बंद हो चुके थे, इसीलिए अब सारा ध्यान बोगाम पर है, उस व्यक्ति पर जिसने सबूत गढ़े। बोगाम अंदर ही अंदर बेहद घबराया हुआ है। एक बड़े लॉ फार्म के डायरेक्टर कांग खुद उसका बचाव करने आए, लेकिन बोगाम का घबराया और छुपा छुपा व्यवहार देखकर डायरेक्टर काम समझ गया कि वही दोषी है। उसने बोगाम से कहा कि अदालत में जाने से पहले पूरी सच्चाई बता दे। इसी बीच होंगजू को होश आ गया। जेचान खुशी खुशी अस्पताल पहुंचा। अपनी प्रेमिका को सुरक्षित देखकर उसके दिल का बोझ उतर गया। होंगजू की सुरक्षा के लिए जेचान ने उसे अहम गवाह घोषित कर पुलिस सुरक्षा दिलवाई। ये जिम्मेदारी गुटाक को सौंपी गई। अब जाकर जेचान आने वाले बड़े मुकदमे पर ध्यान दे सकता है। आज बोगाम के खिलाफ पहली सुनवाई है। बचाव पक्ष ने वकीलों द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों को खारिज करने की कोशिश की और गवाहों को बुलाने की मांग की। साफ है ये मुकदमा लंबा और बेहद तनावपूर्ण होने वाला है। अदालत की तैयारी के लिए
जेचान ने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सबको साथ बैठकर पीने का न्योता दिया। तभी गुटाक का फोन आया। उसका वॉलपेपर देखकर जेचान चौंक गया। वो होंगजू की परछाई की तस्वीर है। होंगजू को अब तक नहीं पता था कि ये तस्वीर किसने ली। उसके जाने के बाद जेचान ने सुझाव दिया कि वो अनजान बनने का नाटक करे ताकि दोस्ती बनी रहे। आखिरकार अहम ट्रायल का दिन आ गया। सब बेहद घबराए हुए हैं, लेकिन बोगाम अब भी आत्मविश्वास से भरा है। उसे लगता है कि वो बच निकलेगा। पहला गवाह चोसांग है। अदालत में पेश आरोप पत्र के अनुसार वकील पक्ष ने बोगाम पर अहम सबूतों की हेराफेरी का आरोप लगाया। उसने अपराध स्थल की रिपोर्ट में जहर की एक बोतल जोड़ी थी, क्योंकि घटनास्थल पर मिले चीजों की लिस्ट के आखिर में जो लिखावट थी वो चोसांग की थी। चोसांग ने बताया कि दोबारा जांच के दौरान उसने देखा कि जहर की बोतल का नाम लिस्ट में नहीं था, इसीलिए उसने उसे जोड़ दिया। यह वही दृश्य था जो गुटाक ने अपने सपने में देखा था। उसे डर लगने लगा कि कहीं बोगाम छूट न जाए। जब बचाव पक्ष के वकील ने पूछा कि सबूत गढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी है, तो चोसांग ने बिना झिझक बोगाम की ओर इशारा किया। उसने कहा कि उस समय बोगाम ही मुख्य वकील था और वो सिर्फ सपोर्टिंग वकील था। फिर अदालत ने दूसरा गवाह बुलाया, होंगजू, वही रिपोर्टर जो कुछ दिन पहले छत पर हुई उस खौफनाक घटना की पीड़िता है। जब होंगजू को घसीटते हुए छत पर ले जाया जा रहा था, तब उसने साफ देखा था कि वहां 2 लोग छाता पकड़े हुए थे। ये बात बोगाम के बयान से बिल्कुल उलट है। बोगाम पहले कह चुका है कि होंगजू को अकेले रुना ही छत पर ले गई थी, लेकिन अगर रुना होंगजू को उठाए हुए थी तो उसके हाथों में छाता कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि वहां 2 अपराधी मौजूद थे और 2 छाता का होना पूरी तरह तार्किक है। अब बचाव पक्ष के वकील की बारी आई। वकील पार्क ने होंगजू को दवा की निर्देश पर्ची दी और उसे जोर से पढ़ने को कहा। उसने खास तौर पर उस हिस्से को दिखाया जिसमें लिखा है कि दवा के साइड इफेक्ट्स के कारण हेल्यूसिनेशन हो सकता है। इसी आधार पर वकील पार्क ने पूरे आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। होंगजू की गवाही पर सवाल उठने लगे और उसकी बातों की विश्वसनीयता कमजोर पड़ने लगी। न्याय का पलड़ा फिर से बीच में आ गया। अब इस मुकदमे का फैसला पूरी तरह गुटाक की गवाही पर टिका है। उसे महसूस हो रहा है कि किस्मत ने बहुत भारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी है। होंगजू दौड़कर उसके पास गई और उसे याद दिलाया कि छातों का रंग क्या था। गुटाक चौंक गया। उसे समझ आ गया कि होंगजू उसके कलर ब्लाइंडनेस का राज जान चुकी है। पहले भी होंगजू ने उसे लाल पावर बैंक मंगवाया था, लेकिन गुटाक हरा ले आया था। उसी पल होंगजू को सब समझ आ गया था। अगर आज अदालत में गुटाक की ये कमी सामने आती है तो उसे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। होंगजू बहुत डरी हुई है, इसीलिए उसने गुटाक से कहा कि वो ये बात छिपा ले, लेकिन गुटाक का ज़मीर उसे झूठ बोलने नहीं दे रहा। उसने होंगजू को गले लगाया, खुद को हिम्मत दी और तय कर लिया कि वो सच से भागेगा नहीं। अदालत में शपथ लेने के बाद गुटाक ने पूरी घटना का बयान दिया। उसने बताया कि उस समय उसने वकील को होंगजू को नीचे ले जाते हुए देखा था। आसपास कोई और नहीं था, सिर्फ 2 छाते एक कोने में पड़े थे। जब कर्मचारियों ने उन छातों की जांच की तो दोनों पर संदिग्धों के फिंगरप्रिंट मिले। इससे यह साबित हो गया कि अपराधी बोगाम के साथ नीचे जाने वाला था। इस सबूत ने आत्मरक्षक के दावों को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। अब बस एक आखिरी बात बाकी है, छातों का रूप और रंग। गुटाक ने छातों का आकार आसानी से बता दिया, लेकिन रंग पर आकर वो एक पल के लिए रुक गया। पूरा कोर्टरूम सांस रोके बैठा है। आखिरकार गुटाक ने अदालत में अपने कलर ब्लाइंडनेस का सच कबूल कर लिया। सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि जेचान भी ये बात नहीं जानता था। बोगाम खुशी से हंसने लगा। उसे लगा कि अब वो बच गया, लेकिन गुटाक ने उसे गलत साबित कर दिया। उसने बताया कि भले ही वो रंग नहीं पहचानता, लेकिन उसकी रात में देखने की क्षमता सामान्य लोगों से बेहतर है। वो रंगों को उनकी चमक से पहचान सकता है। एक लंबा छाता था, लकड़ी का हैंडल छड़ी जैसा मुड़ा हुआ। उसकी चमक बोगाम की हरी टाई जैसी थी। दूसरी छोटी फोल्डिंग छाता था, गोल धातु के हैंडल वाला। उसकी चमक वकील के लाल गाउन जैसी थी। जब अदालत में छातों की तस्वीरें दिखाई गई तो वह बिल्कुल गुटाक के वर्णन से मेल खा गई। इस तरह मुकदमा का फैसला जेचान के पक्ष में चला गया। बोगाम के लिए अब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हालांकि गुटाक ने अपराधी को जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर भी उसने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाया। अब गुटाक लॉ स्कूल की तैयारी करने लगा। उसका सपना है एक अच्छा वकील बनना। मुकदमे के बाद चोसान बोगाम से मिलने गया। वो उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह देना चाहता है, लेकिन बोगाम को ये बात बिल्कुल नागवार है।
चोसांग ने उसे सलाह दी कि अगर वो सच स्वीकार कर ले तो कानून थोड़ी नरमी दिखा सकता है, लेकिन बोगाम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इसी दौरान जेचान वहां पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सीनियर तक पहुंच पाता, बोगाम ने गाड़ी से चोसांग को टक्कर मार दी। जेचान ने दर्द से कराहते हुए अपने सीनियर को बाहों में भर लिया। उसे इस दिन का भी सपना आया था और वो इसी दिन के डर को अपने भीतर लिए जी रहा था। अगले दिन चोसांग का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा दफ्तर शोक में डूबा है, खासकर जेचान। उसने एक दोस्त, एक भाई और एक मार्गदर्शक को खो दिया था। कुछ समय बाद बोगाम को अंतिम सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास। जिंदगी आगे बढ़ती रही। प्रोसिक्यूटर ऑफिस में खुशखबरी आई। प्रोसिक्यूटर ली और सोह्योन की शादी हो गई है। कई उतार चढ़ावों के बाद जेचान और होंगजू को भी आखिरकार एक सुखद अंत मिला और ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भविष्य को देख पाना सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। असल ताकत ये समझने में है कि हर भविष्य बदला नहीं जा सकता और हर हार हमारी गलती भी नहीं होती। वो लड़की अपने पिता को नहीं बचा पाई थी, लेकिन उसी दर्द ने उसे ये सिखाया कि डर से भागना भविष्य को नहीं बदलता और सच से आंख मिलाना ही इंसान को मजबूत बनाता है। जब उसने ये स्वीकार कर लिया कि कुछ घटनाएं नियति होती है और कुछ फैसले हमारी जिम्मेदारी, तभी उसकी जिंदगी ने नई दिशा ली। भविष्य जानना अभिशाप हो सकता है, लेकिन उम्मीद चुनना हमेशा वरदान होता है, क्योंकि अंत में जिंदगी सपनों से नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।